आज हम वहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा फिक्स्ड इनकम। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट बचा हुआ था हमारा, जो हमने कल किया था, और उसके बाद में हमारा चैप्टर नंबर 3। तो ये करते हैं गाइस। ठीक है, चला स्टार्ट। हाँ, मेरे को भी चैट दिख नहीं रही है, जल्दी से आ जाओ। हाय प्रदीप। अच्छा, अभी मुझे बताओ कि फिक्स्ड इनकम में किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही मेरे पढ़ाने के तरीके से, कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, डिटेल में नहीं करा रहा। हाय सैग्निक, साग्निक। हाय यश, हाय इशिका, हाय प्रदीप। हाँ, मेरे से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों को? एनी हाउ यू वांट, यू थिंक कि यार डिटेल में नहीं हो रहा, या डिसअपॉइंट हो किसी वे में मेरे से? हाय साजल, हाय यश। ठीक है, ओके। फिर बाद में कहीं व्हाट्सएप ग्रुप पे बोलो है कि अच्छा नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं होगा? हम्म। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए स्लो जा रहा हूँ। आई एम ट्राइंग कि मैं स्लो जाऊँ, मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैं स्लो जा रहा हूँ आपके लिए, के लिए। ठीक है, इनफैक्ट अगर ज़्यादा स्लो हो जाऊँ तो मुझे बता देना कि सर ज़्यादा स्लो हो गया। ठीक है, आई एम लाइक कि 2 क्लास फालतू ले लूंगा, लेकिन कम से कम तुम लोगों को कंफर्टेबल लगे। ठीक है, और ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का। थोड़ा बहुत ठंड लग रही है आज, पता नहीं, शायद बुखार सा लग रहा है मुझे, या पता नहीं क्या हो गया। एकदम से मैं शिवर कर रहा था, तो मैंने फिर जैकेट पहन ली। ठीक है, तो इसलिए अजीब लग रहा होगा। हाय निखिल, हाय आशीष। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे एम्बेडेड ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे आएंगे कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगा। उसके अलावा ग्लोबल मार्केट क्लासिफिकेशन, इसके बारे में बात करेंगे। देन कैसे बॉन्ड को बेच सकते हो, उसके बारे में। और हाई यील्ड बॉन्ड, तो इस बारे में सब में बात करने वाले हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, जो हमारा कल रह गया था। इसकी आई थिंक ये हमने शायद शायद ये हमने कर लिया था, कंटीजेंसी प्रोविजन। ओके, ओके, ये वाला देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो व्हेन आई से कंटीजेंसी प्रोविजन वगैरह, यहाँ पे इस केस में हम बात कर रहे हैं कि जो आपका बॉन्ड है वो मे बी उसमें कुछ ऑप्शन वगैरह अटैच्ड है। सो आपके बॉन्ड में, यार ऐसे वे बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, ऐसे बता नहीं पाऊंगा कि चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं एक मिनट जाओ। ओके ओके, बता अतुल, क्या डाउट है यार? ठीक है, मतलब कि टॉपिक के रिगार्डिंग बात करना। ठीक है, शेयर मार्केट के रिगार्डिंग मत करना। हाँ बता अतुल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो अगर मुझसे पूछेगा तो आई थिंक ड्यूरेशन या कन्वेक्सिटी आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ड्यूरेशन का, कन्वेक्सिटी, ये बच्चों को दिक्कत करता है, और उसके फार्मूलाज वगैरह हैं वो अच्छे से आपको आने चाहिए यहाँ पे। हाँ बता अतुल, प्लीज बता, क्या पूछना चाहता है? ठीक है, ओके। सो अतुल, मैं आपका वेट करो, मैं आपके मैसेज का, आप मैसेज करोगे। ठीक है, हाय प्रियांशु। ओके, बात करते हैं कंटीजेंसी प्रोविजन यहाँ पे। नहीं यार, मेरी बात लगी पड़ी है। ठीक है मेरी बात लगी पड़ी है। अभी थोड़ा शिवरिंग हो रही थी, बट ठीक है, मेरे को था कि क्लास कैंसिल नहीं करनी किसी तरीके से, तो आ गया। ठीक है, चलो कंटीजेंसी प्रोविजन की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमने यहाँ पे बॉन्ड में कुछ ऑप्शन ऐड कर दिया। तो इफ यू सी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस केस में हम, आई थिंक हमने ये बात करा था। डिड वी टॉक अबाउट कॉल ऑप्शन, कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड? आई थिंक फर्स्ट क्लास में हमने शायद डिस्कस किया था, आई थिंक फर्स्ट क्लास में यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में हमारा यहाँ पे कॉलेबल बॉन्ड होता है। सो कॉलेबल बॉन्ड इस केस में क्या होता है कि इसके, ये कॉलेबल बॉन्ड आपका कंपनी वापस ले सकती है। सो व्हेन आई से कॉलेबल बॉन्ड, यू नो, सी से कॉलेबल, सी से कंपनी, कंपनी बॉन्ड को वापस ले सकती है। ठीक है, एक फिक्स प्राइस पे यहाँ पे। तो अगर आप देखो यहाँ पे, ज्यादा लाइट हो गया। सपोज बॉन्ड था 5 साल का, तो कंपनी 3 साल बाद बॉन्ड को फॉर एग्जाम्पल वापस ले सकती है 1010 पे। ठीक है, सो हेयर द कंपनी हैज अ राइट
तो राइट है कंपनी के पास है, द कंपनी हैज अ राइट टू बाय द बॉन्ड बैक एट ए फिक्स प्राइस आफ्टर 3 years, दैट इज योर कॉलेबल बॉन्ड। कंपनी, सो सी से कॉलेबल, सी से कंपनी, कंपनी बॉन्ड को कॉल कर सकती है एक फिक्स प्राइस पे 3 साल बाद अगर वो चाहे तो। सो इस केस में द कंपनी हैज द ऑप्शन, दे कैन बाय बॉन्ड एट ए फिक्स प्राइस। इस केस में उनकी मर्जी है। तो अगर बॉन्ड हुआ 1050 का तो वो बाय कर लेगी, लेकिन अगर वो 970 का हुआ तो वो नहीं करेगी। सो मतलब कि अगर बाजार में है महंगा तो कंपनी को सस्ता पड़ेगा, कंपनी बाय कर लेगी। सो ये कहीं ना कहीं जो प्रोविजन है ये कंपनी के फेवर में है, बॉन्ड होल्डर्स के फेवर में नहीं है। यहाँ पे ये है आपका कॉलेबल बॉन्ड। अब अगेन देखो यहाँ पे कॉलेबल बॉन्ड में एक फीचर, देखो कंपनी बॉन्ड को कॉल क्यों करती है। क्या होता है, कंपनी नया लोन लेके पहले का लोन चुका देती है। इस टर्म को बुलाते हैं रीफाइनेंसिंग। ये टर्म शायद आपने सुना भी होगा। जैसे कि ये चीज तो हम भी कर देते हैं कि हमारा अगर लोन चल रहा है कार का या होम का, हम फिर नया लोन लेके पहले का हम लोन चुका देते हैं क्योंकि अभी का इंटरेस्ट कम हो गया है। सो इसी वे में कंपनी यहाँ पे इस तरीके से करती है। सो ये है आपका कॉलेबल बॉन्ड, वेयर द कंपनी हैज द राइट टू बाय द बॉन्ड बैक एट यहाँ पे एक फिक्स प्राइस पे, फॉर एग्जाम्पल 1010। कंपनी ने पहले ही बोल दिया कि हम चाहे तो ऑप्शन है कंपनी पे बाय करने का। सो दे डोंट हैव द कंपल्जन, उनकी मर्जी है बाय करे या ना करे। बाजार में महंगा है तो उसको बाय कर लेंगे। अगेन बाजार में महंगा कब होता है, जब रेट कम होता है। तो कंपनी क्या करती है, नया लोन लेके जो कि सस्ता है पहले का लोन चुका देती है। यहाँ पे इसमें आपका नुकसान है, जो बॉन्ड होल्डर्स है उनका नुकसान है, क्योंकि उस केस में उनको जो पैसा है वो जब वो दोबारा कहीं पे पुट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वहां पे उनको रेट कम मिलेगा। ये था आपका कॉलेबल बॉन्ड, वेदर कंपनी हैज द राइट टू बाय एट ए फिक्स प्राइस एट कुछ 3 साल का आपका होल्डिंग पीरियड है आपका। 3 साल तक आप बॉन्ड को कॉल नहीं कर सकते, उसके बाद कंपनी यहाँ पे बॉन्ड को कॉल कर लेती है। अगर प्राइस 101 से ऊपर है तो बॉन्ड को कॉल कर लेगी, वरना कॉल नहीं करेगी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो ये आप करते, मुझे बताओ कॉलेबल बॉन्ड के बारे में मैं रिपीट करूं या ओके है फिलहाल, इज इट गुड? सो अगेन याद करने के लिए देखो ट्रिक बता रहा हूं, सी से कॉलेबल है, सी से कंपनी है, द कंपनी हैज द राइट टू बाय द बॉन्ड बैक एट ए फिक्स प्राइस। कंपनी चाहे तो बॉन्ड को 1010 का परचेज कर सकती है, अगर बाजार में महंगा है तो ले लेगी, 1050 पे बॉन्ड को ले लेगी, लेकिन अगर 970 का है तो नहीं लेगी। यहाँ पे ये है आपका कॉलेबल बॉन्ड यहाँ पे। सो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो कंपनी है, जो इशूअर है, उसको बेनिफिट होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कंपनी अपने बॉन्ड की पेमेंट पहले ही कर सकती है, बॉन्ड को रिडीम अर्ली कर सकती है यहाँ पे। ये था आपका कॉलेबल बॉन्ड। अब इसका उल्टा हो गया पुटेबल बॉन्ड। इसमें आपके पास हक है कि आप बॉन्ड को वापस कर सकते हो। सो द बॉन्ड होल्डर्स दे हैव द राइट टू सेल द बॉन्ड। उनके पास में राइट है कि वो बॉन्ड को बेच सकते हैं। तो मतलब एक सेकेंड मैं सपोज कि पुटेबल बॉन्ड में यहां पे कैसे है कि यहां पे आप यहां पे लेट्स से 1000 का पार वैल्यू था, यहां पे आप यहां पे 970 का चाहो तो सेल कर सकते हो। सो इन दिस केस पी से पुटेबल, पी से पर्सन, याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, यू हैव द राइट टू सेल, राइट टू सेल। तो मतलब कि आपकी मर्जी है, देखो आपकी मर्जी है, आप ये बॉन्ड वापस कंपनी को दे सकते हो। वैसे तो आप बॉन्ड को कभी भी बेच सकते हो मार्केट में, लेकिन जो पुटेबल बॉन्ड में आप मे बी 3 साल बाद आप ये बॉन्ड वापस कंपनी को इस फिक्स प्राइस पे कर सकते हो। मतलब कि उस केस में आपको यू हैव राइट टू सेल। अब गाइस जो मेरी बात समझिए कि अगर मैं राइट टू सेल बोल रहा हूं यहां पे, ठीक है, तो इस केस में अगर मान लो कि प्राइस 1050 है तो ऑब्वियसली मुझे सिर्फ 970 मिलेंगे, मैं सेल नहीं करूंगा। लेकिन अगर प्राइस 900 हो गया तो मैं यहां पे सेल कर दूंगा यहां पे। ठीक है, ये था आपका कॉलेबल बॉन्ड या पुटेबल बॉन्ड। अब देखो आप इसमें सेल क्यों करोगे, देखो प्राइस ज्यादा है तो आप सेल कर दोगे, है ना। प्राइस ज्यादा कब होता है, सॉरी मोटो बोल गया। प्राइस अगर कम है तो आप सेल कर दोगे, क्योंकि बाजार में 900 का है, आप कंपनी को चाहो तो 970 का सेल कर सकते हो यहां पे, तो आप कर दोगे। अब अगर मान लो कि प्राइस कम है बाजार में, क्यों है, तो रेट ज्यादा होगा,
तो इस केस में आप क्या करते हो, कंपनी से अपना पैसा वापस लिया और हायर रेट पे लगा दिया। कॉलेबल बॉन्ड में कंपनी अपने लोन को रीफाइनेंस कर रही थी, रेट कम था, नया लोन लेके पहले का लोन चुका दिया। इसमें आप लोग पर्सन बॉन्ड होल्डर्स यहां पे ये काम कर रहे हैं कि अपना पैसा कंपनी से वापस ले लिया क्योंकि बाजार में रेट था ज्यादा, और जो पैसा कंपनी से लिया उसको हायर रेट पे री इन्वेस्ट कर दिया। तो ये है आपका कॉलेबल बॉन्ड और पुटेबल बॉन्ड का डिफरेंस। याद करने के लिए सी से कॉलेबल, सी से कंपनी, पी से पुटेबल, पी से पर्सन, ऐसे आप उसको याद कर सकते हो यहां पे। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे, अगर मैं आपको फाइनली बताऊं यहां पे कॉलेबल बॉन्ड में, उसके केस में अगर रेट कम है, अगर इंटरेस्ट का रेट कम है, तो यहां पे कंपनी उसका फायदा उठा लेगी वहां पे। और पुटेबल बॉन्ड में अगर रेट ज्यादा है, तो जो पर्सन है, यहां पे पर्सन है और यहां पे कंपनी है। ठीक है, तो कॉलेबल बॉन्ड में यहां पे कंपनी है और पुटेबल बॉन्ड में पर्सन है। अगर रेट कम हुआ तो कंपनी वहां पे लोन को रीफाइनेंस कर, हाँ, कंपनी लोन को रीफाइनेंस कर लेगी। पुटेबल बॉन्ड में आप लोग, बाजार में रेट चल रहा है ज्यादा, तो आप अपना पैसा वापस लेके कंपनी से 970 पे आप वो पैसे को इन्वेस्ट कर दोगे हायर रेट पे। ये था आपका कॉलेबल बॉन्ड और पुटेबल बॉन्ड। ये वाला बात जो मैंने लिखी है ना यहाँ पे, ये वाला बात थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए आपको। कॉलेबल बॉन्ड, पोर्टेबल बॉन्ड लेवल 2 में भी है, लेवल 3 में भी है। ठीक है, तो ये आपको पता, इवन पता है जो था ना हमारा, हमने किया था कल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, वो भी है लेवल 3 में। जो हमारा बॉन्ड का शेप हमने करा था वो सब भी लेवल 3 में है। सबका सब आपका वही सेम रहता है, बस खाली उस पर एक बिल्डअप आपका होता रहता है हमेशा चीजों को। तो ऐसा नहीं होता कि लेवल 3 में बिल्कुल ही रॉकेट साइंस आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, तो चलो, ये तो हमारा हो गया। ये स्लाइड एक्स्ट्रा कैसे ऐड हो गई मुझसे, बहुत सारी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे, अब देखो स्टेट बॉन्ड क्या है, ना तो कॉलेबल ना वो पुटेबल है, तो वो हमारा नॉर्मल बॉन्ड हो गया। अच्छा मुझे ये बात बताओ, कॉलेबल बॉन्ड में फायदा किसका है? कॉलेबल बॉन्ड में फायदा है कंपनी का, पुटेबल बॉन्ड में फायदा है पर्सन का। अब मुझे बताओ, मान लो कि 3 बॉन्ड है, मैं चलो आपसे पूछता हूं, 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड है 970 का, एक 1000 का है, और एक 104। नंबर्स पे मत जाना, नंबर्स मैंने ऐसे ही बना दिए समझाने के लिए। अब ये जो 1000 वाला बॉन्ड है, अगर ये नॉर्मल बॉन्ड है, मतलब ना तो ये कॉलेबल है ना ये पुटेबल है, मुझे बताओ कि जो 1040 है, ये बॉन्ड कौन सा हो सकता है, कॉलेबल या पुटेबल? अगेन, जो लॉजिक लगाना वो लगाना डिमांड सप्लाई का। जस्ट यूज द लॉजिक ऑफ डिमांड सप्लाई कि मुझे बताओ कि अगर 1040 है तो बॉन्ड मेरा कॉलेबल है या पुटेबल? अगेन मैं आपका वेट करो आंसर का, बट मैं खुद ही बोलता हूं उससे पहले। पुटेबल बॉन्ड में फायदा है लोगों को, क्योंकि लोग उस बॉन्ड को वापस कर सकते हैं यहां पे, नहीं अतुल, बॉन्ड यहां पे वापस कर सकते हैं यहां पे। तो सपोज कि मैं हूं पर्सन, तो अगर मान लो कि बॉन्ड बाजार में 900 का है, मुझे 970 का पड़ जाएगा यहां पे। तो इस केस में पुटेबल बॉन्ड में लोगों को फायदा ज्यादा है, लोगों को फायदा ज्यादा है, डिमांड ज्यादा होगी। डिमांड, अरे सब कैसे उल्टा बोल रहे हो यार, 1040 आपका हैगा पुटेबल और 970 वाला आपका कॉलेबल है। कॉलेबल में देखो कंपनी को फायदा है, तुम्हें नुकसान है, आपको नुकसान है, वहां पे पैसे तो फाइनली आपने देने ना बॉन्ड के, तो आपको नुकसान है, कंपनी को फायदा है, तो उसकी डिमांड कम, प्राइस कम। ठीक है, और पुटेबल बॉन्ड का सिंस आपको फायदा है, डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा। ठीक है, सबने उल्टा बोला यार, क्या कर रहे हो? ठीक है, कॉलेबल बॉन्ड में कंपनी को फायदा है, तुम्हारे लिए खराब है, तुम्हारे लिए खराब है, तो डिमांड कम, प्राइस कम। पुटेबल में उल्टा हो गया, लोगों को फायदा है, डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा। होपफुली यू गॉट दिस पॉइंट। अरे सबने उल्टा बोला है यार, क्या कर रहे हो? अभी बताओ क्लियर है इसका रीजन वगैरह? ठीक है, अब इसका बताओ रीजन वगैरह क्लियर है इसका फिलहाल? नहीं नहीं, पुट सेल करेंगे नहीं, जब बॉन्ड, सपोज कि मैं कंपनी हूं, मेरी बात सुनिए, मैं कंपनी हूं, मैंने कहा कि जी मेरे पास बॉन्ड है, ये बॉन्ड कॉलेबल है, ले लो।
आपने बोला कि यार इसके तो यहां पे तो फायदा आपको है, मुझे नुकसान है, तो आप लोग जब फिर आप मुझसे परचेज करोगे, आप पैसा कम दोगे ना। कॉलेबल बॉन्ड में, कॉलेबल बॉन्ड में कंपनी को फायदा है, तुम लोगों को नुकसान है। तो जब बॉन्ड परचेज करने की बारी आएगी, सिंस आपको नुकसान है, आप पैसा कम दोगे। पुटेबल बॉन्ड में आप लोगों को फायदा है, जब आप लोगों को फायदा है, आप ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाओगे। पुटेबल बॉन्ड में लोगों को फायदा ज्यादा रहता है। देखो, इन केस ऑफ पुटेबल बॉन्ड, बाजार में अगर बॉन्ड 900 का है, तुम्हें 970 मिलेंगे, अगर, और वो भी तुम्हारी मर्जी है। मतलब अगर बॉन्ड है बाजार में 1500 का, तो आप कंपनी को मत दो, लेकिन बाजार में अगर बॉन्ड 900 का है, तो आपको 970 मिल सकते हैं, क्योंकि हमने फिक्स कर रखा है। अबे मिल जाता है, मिल जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा टॉपिक हमारा अलग हो गया। ठीक है, उसमें लोन जो सिक्योरिटीज होते हैं, दैट वर्क एज ए कोलेटरल, बट मिल जाता है। हाँ, तो ये मैं बोलना चाह रहा था, यहाँ पे कॉलेबल बॉन्ड में कंपनी को फायदा है, तुम्हें नुकसान है। जब तुम्हें नुकसान है, तो अगर बॉन्ड परचेज करने की बारी आई, अगर आपको बॉन्ड परचेज करने का टाइम आया, तो आप उसकी डिमांड कम करोगे, प्राइस कम। ऑन द कॉन्ट्ररी, पुटेबल बॉन्ड में तुमको फायदा ज्यादा है, आपको आपका पैसा कभी भी वापस मिल सकता है 3 साल बाद, लेट्स से, और वो भी आपकी मर्जी है। तो आपको फायदा ज्यादा है ना, तो उस केस में डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा। अरे मेरी बात सुनो आशीष, आप उल्टा सब सब पकड़ रहे हो। देखो, बॉन्ड के जो पैसे पे करने हैं, वो करने हैं बॉन्ड होल्डर ने। आप ये देखो कि बॉन्ड होल्डर को फायदा नुकसान है। कॉलेबल में बॉन्ड होल्डर को नुकसान है, प्राइस कम। पुटेबल में बॉन्ड होल्डर को फायदा। आप बेख्याल से, आप शायद सब लोग कंपनी के उससे सोच रहे हो, कंपनी को तो बॉन्ड बेचना है, परचे जो पैसे तो आपने देने ना बॉन्ड के। मैं बात कर रहा हूं मार्केट प्राइस की, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मार्केट प्राइस। आप बताओ, ये वाला पार्ट ओके है? अगर लोगों को फायदा ज्यादा है, तो वो पैसे दे देंगे ज्यादा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उस केस में आपका पुटेबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि लोग पैसा ज्यादा पे करने को तैयार है। कॉलेबल में भाई हमको नुकसान है, तो हमने कहा कि हम ज्यादा पैसे पे नहीं करेंगे, दैट इज योर कॉलेबल बॉन्ड। हाँ यश बता। यार तुम यश दो हो क्या? एक यश है और एक यश पटेल है। जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन लिख दिया करो, मैं इतना वेट नहीं कर सकता। ठीक है, चलो। तो इसमें आपका ये जो आपका स्ट्रेट बॉन्ड है, उसमें कोई ऑप्शन वगैरह नहीं है। मतलब ना तो वो कॉलेबल है, ना ही वो पुटेबल है। यहाँ पे ऑन द कॉन्ट्ररी आपका, मतलब साथ ही में हमारा, देखो लिखा भी है यहाँ पे, ऑप्शन फ्री बॉन्ड है, मतलब कि कोई ऑप्शन नहीं है, ना तो उसको कॉल कर सकते हो, ना पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला चीज, और जो मैंने लिखा था ना वहां पे, उसको बाद में कहीं पे कॉपी कर लेना। अगर रेट कम है, तो कॉलेबल बॉन्ड का हम फायदा उठा लेते हैं। ठीक है, और पुटेबल में रेट ज्यादा पे, क्योंकि हम उसको कंपनी से पैसा लेके हमने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। कॉलेबल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी ने ब्लेड से बोला कि हम कॉल कर सकते हैं बॉन्ड को 1 साल, मतलब कि सपोज कि बॉन्ड था यहाँ पे, मान लो कि बॉन्ड था 2020 का, और बॉन्ड था 20 साल का, मान लो। तो हम उसको यहाँ पे कॉल कर सकते हैं 27 में, 30 पे और 32 पे। मतलब कि हमारे पास मल्टीपल टाइम पीरियड है कि हम बॉन्ड को कॉल कर सकते हैं। मान लो कि मैं कंपनी हूं, मेरा बॉन्ड था 10 साल का, मैंने कहा कि मैं कॉल कर सकता हूं 7 साल बाद 1010 पे, 9 साल बाद 1005 पे, और दैट्स इट। यार पता क्या होता है, देखो यहाँ पे साजल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पुटेबल बॉन्ड है, उसमें आपको फायदा ज्यादा है, क्योंकि वो थोड़ा सा सेफ हो गया। आपको पता है कि आपको 970 तो आपको मिल ही जाएंगे, जो मर्जी हो जाए, 970 तो आपका कहीं नहीं गए। हाँ, आपको इस केस में आपको जो एक, क्योंकि देखो देखो सी, जब भी मैं बॉन्ड प्राइस की बात करता हूं, ठीक है, तो
उसके पैसे तो आपने पे करने हैं ना, यू मतलब कि बॉन्ड होल्डर्स आर द वन दैट विल पेइंग। तो हमेशा हम यहाँ पे बॉन्ड होल्डर्स के व्यू पॉइंट से बात करते हैं। आप शायद सारे के सारे लोग कंपनी के व्यू पॉइंट से सोच रहे थे। कंपनी तो अपना बॉन्ड बेच रही है, कंपनी तो सप्लायर है, डिमांड कहां पर है? डिमांड इज विद द बॉन्ड होल्डर्स। ठीक है, होपफुली दिस मेक्स सेंस। ठीक है जी। हाँ, तो ये था आपका। और इसमें हमारे पास जी यहाँ पे कॉलेबल बॉन्ड में यहाँ पे कंपनी पे इशूअर मतलब कंपनी, कंपनी पे राइट है बट नॉट द ऑब्लिगेशन। तो उस पर कुछ कंपल्शन नहीं है, उसकी मर्जी है, चाहे तो बॉन्ड को ले ले चाहे ना ले। और उसके पास में कई बार वो अपने बॉन्ड के एग्रीमेंट में विच इज नोन एज बॉन्ड का इंटेंचर, उसमें मेंशन कर देती है कि वो किस किस प्राइस पे बॉन्ड को कॉल कर सकती है। सपोज कि उसने बोला 27 पे, 30 पे और 32 पे बॉन्ड को कॉल कर लेगी। ये है आपका कॉलेबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते हैं। यहां पे बॉन्ड, अब देखो सी जो मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा सेम ही रिपीट कर रहा है। यहां पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो इंटरेस्ट रेट है जब गिरता है, देखो सी कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने बोला कि हम यहां पे, अरे क्या हो गया उसको भाई, 1020 का बॉन्ड कॉल कर सकते हैं। सपोज कंपनी ने ये बोला कि हम बॉन्ड को 1020 का कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब इस केस में 3 साल बाद तो कंपनी इस प्राइस पे बॉन्ड को कॉल कर सकती है। द कंपनी हैज द राइट टू बाय द बॉन्ड बैक एट दिस प्राइस। ठीक है, अब मैंने लाइक आई सेड, अगर बाजार में सस्ता है तो कंपनी वहां से ले लेगी, तुमसे नहीं लेगी। तुमसे लेना है तो मतलब कि प्राइस ज्यादा है, तो अगर प्राइस 1070 है तो कंपनी बॉन्ड बॉन्ड को कॉल कर लेगी, क्योंकि बाजार में है 1070 का, आप लोगों से मिलेगा 1020 का, तो कंपनी कॉल कर लेगी। 950 पे कॉल नहीं करेगी, क्योंकि बाजार में सिर्फ 950 का है, तो वो आपसे क्यों ले महंगा। ठीक है, अब एक बात समझो, एक बात समझो, प्राइस है ज्यादा मतलब कि इस प्राइस पे कंपनी बॉन्ड को कॉल कर लेगी, क्योंकि कंपनी को सस्ता पड़ेगा 1020 का। सो इफ द मार्केट प्राइस, दिस इज द मार्केट प्राइस, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज 1070 सपोज, लेकिन कंपनी को बॉन्ड पड़ेगा 1020 का, क्योंकि कॉलेबल है, तो कंपनी वहां पे ले लेगी। अब बाजार में अगर प्राइस है ज्यादा, देख रहे हो, तो हमारा रेट क्या होगा, कम। लाइक आई सेड कि अगर रेट कम है, जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो कंपनी बॉन्ड को कॉल कर लेती है। और लाइक आई सेड, इसको समझने का दूसरा जो लॉजिक है वो ये है कि कंपनी नया लोन लेके, नया सस्ता लोन लेके पहले का लोन चुका देती है। दैट इज योर द रीजन वाई द कंपनी कॉल द बॉन्ड, बिकॉज उसको नया लोन लेके उसने चुका दिया। आप नहीं नहीं, हाँ, इस मार्केट रेट, एमआरआर नहीं, मार्केट रुपीज, एमआरपी। ठीक है, मतलब कि जो प्राइस है बाजार में रिटेल में। ठीक है, अगेन यहाँ पे इंपैक्ट की बात करें, यहाँ पे इसमें कंपनी को फायदा होता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों को रिस्क होता है री इन्वेस्टमेंट का। क्यों? आपको पैसा वापस मिल गया, यहां पे आपको ये पैसे वापस मिल गए, ठीक है, लेकिन उस टाइम रेट चल रहा है कम, तो जब आपको पैसे वापस मिले आपको री इन्वेस्ट करने पड़ेंगे लोअर रेट पे। दोबारा बताऊं या क्लियर है? हाँ गाइस, बताइए मुझे एक बार, क्लियर है? तो रेट कम हुआ, कंपनी ने बॉन्ड को कॉल कर लिया। जब रेट कम होता है कंपनी का तो फायदा हो गया, लेकिन जो लोग हैं जिनको पैसा वापस मिल गया उस टाइम पे रेट चल रहा है बाजार पे कम, तो इस केस में यहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, उनको यहां पे फेसेस करते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। क्यों? क्योंकि उनको जो पैसा वापस मिल गया, ये पैसे को जब री इन्वेस्ट करने जाएंगे तो ब्याज कम मिलेगा, दोबारा कहीं पे लगाने जाएंगे तो इंटरेस्ट कम मिलेगा। दैट इज योर री इन्वेस्टमेंट रिस्क। दुआ बताता हूं, कंपनी पे राइट टू बाय है, कंपनी ने देखा बाजार में रेट चल रहा है कम, कंपनी ने बॉन्ड को ले लिया, वापस ले लिया। ठीक है, तो इस केस में यहां पे जब यहां पे रेट है यहां पे कम,
तो कंपनी बॉन्ड, तो फिर कंपनी नया लोन लेके पहले का लोन चुका रही है, तो अगर देखा जाए कंपनी को यहां पे फायदा हो रहा है। लेकिन जो बॉन्ड होल्डर्स है उनको यहां पे नुकसान हो रहा है। क्यों? मान लो कि मैं था, मैंने कंपनी को पैसा दिया था, उस टाइम रेट था 7%। जब जब मैंने पैसा दिया कंपनी को उस टाइम रेट था 7%। अभी रेट हो गया है 3%। तो बाजार में जो रेट चल रहा है वो 7 से गिर के 3 पहुंच गया है, और कंपनी ने मुझे मेरा पैसा वापस कर दिया, क्योंकि कंपनी ने बॉन्ड को कॉल कर लिया। तो नुकसान तो मेरा हो गया ना, क्योंकि अब मुझे जो पैसा मिल गया है मुझे इस रेट पे लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा था आपसे कि जो इन्वेस्टर है, जो बॉन्ड होल्डर है, इसकी डिमांड कम करते हैं यहां पे। ठीक है? यहाँ पे जो कूपन रेट है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत बहुत वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। यहाँ पे इट वेरीज विद द कंट्रीज यहाँ पे। ठीक है? जो यूएस का होता है वो शायद 3 से 4% के आसपास रहता है यहाँ, क्योंकि यूएस में जो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं है फिलहाल, अभी ज्यादा आने वाला है, और आई थिंक रेट वगैरह बढ़ जाएंगे वहां के, एक जो मैं न्यूज पढ़ रहा था। ठीक है? तो ये है। ठीक है? कल आई थिंक कल मेरा बेट है कि मार्केट गिरेगा गंदा। ओके चलो, सो यू कैन रीफाइनेंस एट ए लोअर रेट। ठीक है? और इसमें आपका कंपनी को बेनिफिट होता है, और कहीं ना कहीं आपका री इन्वेस्टमेंट रिस्क यहाँ पे होता है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स का। ठीक है? तो ये आपका कॉलेबल बॉन्ड था यहाँ पे। ठीक है? कंपनी को फायदा है, लोगों को नुकसान है, क्योंकि कंपनी तो नया लोन लेके पहले का लोन चुका देगी सस्ते लोन, लेकिन जो बॉन्ड होल्डर्स है उनको जब पैसा वापस मिल गया तो बाजार में रेट गिरा हुआ है। क्या साजल? इंस्टेड ऑफ देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे साजल आप बात समझो कि यहाँ पे वो बंदा लेगा जिसको उम्मीद है कि रेट रेट फ्यूचर में गिरने नहीं वाला। कॉलेबल बॉन्ड वो कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है, सस्ता पड़ता है। ठीक है? क्योंकि डिमांड कम रहती है। लेकिन तो उसमें वो बंदा लेगा जिसका जो फोरकास्ट है कि रेट गिरने नहीं वाला, तो वो बंदा बॉन्ड ले लेगा कॉलेबल बॉन्ड। क्योंकि जो नॉर्मल बॉन्ड था वो तो 1000 का था, कॉलेबल बॉन्ड तो 3% सस्ता है ना, 970 का है ना, तो इस केस में वहां पे उसको फायदा होगा यहाँ पे। हाँ यश, तेरा आंसर, तेरा क्वेश्चन क्या था? मेरे को अभी आ नहीं रहा चैट में। मैं तेरे क्वेश्चन क्यों इग्नोर करूंगा यार, क्या बात कर रहा है? अबे सजल, ओके यश, एक बार दोबारा अपना क्वेश्चन भेज। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, अब देखो यहाँ पे, देखो सी, देखो मैंने आपसे एक कुछ नंबर्स मैंने पीछे यूज करे थे यहाँ पे। हाँ हाँ, कॉलेबल में तो कंपनी का फायदा है, बिल्कुल सही बात बोली आपने प्रियांशु। कॉलेबल बॉन्ड में जो कंपनी का फायदा है, तो तभी तो उसका प्राइस कम होगा। बिल्कुल, लोगों का नुकसान है। तो इसलिए यहाँ पे लोगों को बॉन्ड सस्ता पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क ज्यादा हो गया। ये देखो यहाँ पे। ठीक है? अब बता एक बार यश, क्या आपका डाउट था, फिर आप गुस्सा हो रहे हो। ठीक है, बता यश, क्या डाउट था? ओके, हाँ ओके। अब देखो इस केस में यहाँ पे कॉलेबल बॉन्ड 970 का है, नॉर्मल बॉन्ड 1000 का है। इफ वी गेट 1020, बट नाउ वी कैन से दैट एट दैट टाइम मार्केट रेट इज लो। हाँ बिल्कुल। हाँ, जब आपको आपका पैसा वापस मिला 1020, तो बाजार में रेट टूटा हुआ है, 7 से 3% हो गया। बिल्कुल। तो इसमें आपको नुकसान है, क्योंकि जो पैसे मिले आपको 1020, देखो जो पैसे आपको मिले, अब आपको उसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा 3% पे, जो कि खराब है आपके लिए। ठीक है? अब इस केस में देखो यहाँ पे एक ना आप टॉपिक पढ़ोगे, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। ठीक है? तो अगर आप इसमें देखो यहाँ पे जो नॉर्मल बॉन्ड है वो 1000 का है, जो जो कॉलेबल बॉन्ड है वो 970 का है। जो इसका डिफरेंस है ना 30 का, ये वैल्यू हो गई आपकी कॉल ऑप्शन की। मतलब कि यहां पे कंपनी पे जो राइट मिल रहा है बाय करने का, उसकी वैल्यू कितनी है, 30 रुपए। और इसको बुलाते हैं वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। मतलब कि नॉर्मल बॉन्ड और कॉलेबल बॉन्ड के प्राइस में जो डिफरेंस है
वो आपका वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन है। हाँ यश, देखो यश, जो आपका क्वेश्चन आया ना यहाँ पे, अगर रेट हाई है, ठीक है, तो कंपनी बॉन्ड को कॉल करेगी नहीं। कंपनी का लोन तो चल रहा है पहले से ही सस्ता वाला, उसकी मर्जी है ना, ठीक है। और इस केस में अगर आप यहां पे देखो, यहां पे जो ये डिफरेंस है ना 40 का, ये आपका वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन है। अगर हम बेच नहीं, ऐसे नहीं होता हर्ष। कंपनी की मर्जी है भाई, द कंपनी हैज अ लीगल राइट टू परचेज, यू कैन नॉट से नो, यू हैव द ऑब्लिगेशन टू सेल। कंपनी ने अगर बोला कि मुझे खरीदना है 1020 पे, तो आपको बेचना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव द लीगल ऑब्लिगेशन टू सेल। तो कोर्ट में आपको पहुंचा देगी, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है गाइस? तो मैंने आपसे बोला है कि जो नॉर्मल बॉन्ड है और कॉलेबल बॉन्ड का जो डिफरेंस है वो आपका वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन है। सिमिलरली पुटेबल बॉन्ड और नॉर्मल बॉन्ड का जो डिफरेंस है वो आपका वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन है। ये लास्ट मैंने बताया आपको मैं एक बार, ठीक है। और आगे चलते हैं, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे कॉल ऑप्शन में कंपनी को फायदा हो रहा है, इशूअर, जो ये कौन है, इशूअर कौन है, कंपनी है यहाँ पे। और इस केस में यहाँ पे कंपनी यहाँ पे अपने पैसे वापस जल्दी कर सकती है, कि उसने अपना बॉन्ड जल्दी वापस कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, एट अ लोअर कॉस्ट, क्योंकि बाजार में था 1050 का, लेकिन कंपनी ने बॉन्ड को कॉल कर लिया 1020 पे। नहीं तो अगर यश आपने बॉन्ड बेच दिया तो फिर कंपनी उससे लेगी, जिसके नाम पे बॉन्ड होगा उससे कंपनी बोलेगी कि भाई पैसे ले और बॉन्ड वापस कर, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका बॉन्ड उससे वापस ले लेगी कंपनी, ठीक है। तो लाइक आई सेड कि जब इंटरेस्ट रेट हमारा कम होता है, ठीक है, कंपनी क्या करेगी, नया बॉन्ड लेके जो कि सस्ता रेट होगा, क्योंकि लाइक आई सेड कि जो बाजार का रेट है वो 7 से 3 हो गया है, तो कंपनी नया लोन लेके पहले का लोन चुका देगी, ठीक है। एक और भी तो हो सकता है, देखो, अगर मान लो कि कंपनी की जो औकात है वो बढ़ गई है, जो उसकी क्रेडिट क्वालिटी है अगर वो इंप्रूव हो गई है, क्योंकि अगर कंपनी की जो क्वालिटी बढ़ गई है यहां पे, तो कंपनी को आराम से कोई बंदा सस्ते रेट पे लोन दे देगा। अगेन कंपनी दोबारा वही करेगी, नया लोन लेके पहले का लोन चुका दिया, ठीक है। या उसका जो डिफॉल्ट करने का रिस्क है वो कम हो गया, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी बढ़िया हो गई है, सेफ हो गई है, तो कंपनी ये वाला काम कर सकती है। अच्छा अच्छा, मुझसे पूछ लो यार, कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो, मुझसे पूछ लो, मुझसे पूछो प्लीज, हाँ, ठीक है। तो ये था आपका कॉलेबल बॉन्ड के बारे में यहाँ पे, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पे जो इशूअर है वो क्या करती है यहाँ पे, कि वो यहाँ पे लो यील्ड पे अपना पैसा वापस कर देती है यहाँ पे, ठीक है, बोलती है कि भाई पैसे पकड़ और हमारा बॉन्ड वापस कर, ठीक है। चलो, क्या ना मूव फॉरवर्ड यहाँ पे, इसके अंदर कोई डाउट तो नहीं कॉलेबल बॉन्ड में, मूविंग टू द कॉल रिस्क यहाँ पे। देखो इस केस में आप देखो ना, जो मैं आपको बता रहा था कि कंपनी को यहाँ पे, कि जो बॉन्ड होल्डर्स को यहाँ पे नुकसान है, कंपनी को फायदा है। तो बॉन्ड होल्डर्स को यहाँ पे जब पैसा वापस मिला, तो फॉर एग्जाम्पल रेट 7 से गिर के 3% हो गया, ठीक है। तो ये आपका है। और अगर आप इसमें आप देखो, ये वाली लाइन लिखी है मैंने व्हाइट में, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखो देखो, मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे जो नंबर्स वगैरह यूज करे थे, मैं कुछ नंबर्स रिपीट करने की कोशिश करता हूं। कंपनी बॉन्ड 1020 का परचेज कर सकती है, ठीक है। 1070 का हो गया तो परचेज कर लेगी, 950 का हुआ परचेज नहीं करेगी। ये वाला पॉइंट ओके है, बिकॉज द कंपनी हैज अ राइट टू बाय। ये वाला पॉइंट ओके है, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। लेकिन पता क्या होता है, नहीं, आप ये बस समझो यहाँ पे अतुल, जो कॉलेबल बॉन्ड है उसमें हमारा नुकसान है, तो हम पैसे देते हैं कम,
तो अगर आप किसी भी चीज में पैसे कम दे रहे हो तो जो आपको रिटर्न मिलेगी वो अच्छी मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर जो नॉर्मल बॉन्ड है वो मान लो 1000 का है और कॉलेबल बॉन्ड आपका 900 का है, तो आपको अच्छी खासी मिल जाएगी रिटर्न, है ना? क्योंकि उस केस में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सिर्फ आपने पैसे दिए 900। ठीक है, तो लाइक ऐसे कॉलेबल बॉन्ड आपका बेनिफिट करता है इशूअर्स को और हर्ट करता है बॉन्ड होल्डर्स को यहां पे। ठीक है, तो जो बंदा लेने को तैयार है रिस्क, वो कॉलेबल बॉन्ड ले लेता है। जो बंदा रिस्क बिल्कुल ही कम लेने को तैयार है वो लेता है पुटेबल बॉन्ड, और जो पर्सन न्यूट्रल है उसने ले लिया नॉर्मल बॉन्ड। अब अगेन मैं आपसे बात कर रहा था, अगर स्ट्राइक प्राइस 1020 है, ठीक है, और मार्केट प्राइस आपका 1070 है, तो कंपनी बॉन्ड को कॉल कर लेगी। अब ये बात लोगों को भी पता है, ये वाली चीज कि अगर प्राइस 1020 से ऊपर गया तो कंपनी बॉन्ड को कॉल कर लेगी। इसीलिए बाजार, मार्केट, वहां पे उसका प्राइस 1020 से ऊपर जाता ही नहीं। मतलब कॉलेबल बॉन्ड का जो मैक्सिमम प्राइस ऊपर जाएगा वो सिर्फ जाएगा 1020, क्योंकि अगर प्राइस उससे ऊपर गया लोगों को डर होगा कि कंपनी बॉन्ड को 1020 पे परचेज कर सकती है। इसलिए मार्केट प्राइस पे एक तरह से आपकी कैप लग गई कि प्राइस 1020 से ऊपर जा ही नहीं आ सकता। अब वो ठीक है, मैं आपको एक्चुअली मैं आपको बोल रहा था यूएस वगैरह का बोल रहा था। यूएस वगैरह का 3% 4% ऐसे होता है यहाँ पे। इंडिया का ऑब्वियसली यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा है, तो इंडिया का आपका 7% 8% ऐसे ही रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका रहता है। बताइए मुझे यहाँ पे ये वाला पार्ट ओके है। और लाइक आई सेड कि यहाँ पे अगर आपका कॉल ऑप्शन 970 वाला है जो कॉलेबल बॉन्ड है, और जो नॉर्मल बॉन्ड है वो 1000 का है, तो 30 रुपए आपका हो गया यहाँ पे प्राइस ऑफ कॉल। मतलब यहाँ पे 970 कर देता हूं। अगर आपका जो कॉलेबल बॉन्ड 970 का है और तो ये 30 रुपीज, ये आपका वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन होगा जो मैंने आपको दिखाया था पहले भाई। सर मेरे सी देखो यहाँ पे, अगर सपोज कि आप यूएस में रहते हो, ठीक है, यूएस में बात चल रही है कि रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो अगर आपके पास पुटेबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इस केस में आपको फायदा ज्यादा रहेगा, बिकॉज आपको उसका सही प्राइस मिल जाएगा। क्या संजना, क्या रिपीट करना है बताओ, कौन सा वाला पार्ट या पूरा? अच्छा ये कैप वाला, कैप वाला आई थिंक। देखो, कंपनी चाहे तो बॉन्ड को 1020 पे परचेज कर सकती है, इतना पार्ट ओके। अगर बाजार में प्राइस हो गया 1200, ठीक है, तो कंपनी को बॉन्ड पड़ेगा 1020 का मात्र। लेकिन प्राइस अगर 900 हो गया तो कंपनी बॉन्ड को कॉल करेगी ही नहीं। ठीक है, अब इस केस में बात समझिए, बाजार को भी ये चीज पता है, तो इसीलिए मार्केट प्राइस बॉन्ड का, कॉलेबल बॉन्ड का 1020 से ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि फिर लोगों को डर होगा कि कंपनी कभी भी बॉन्ड को कॉल कर सकती है। तो एक तरीके से आपका प्राइस का एक कैप लगा हुआ है एट 1020। टेल मी दिस पार्ट इज ओके और नॉट? संजना, दिस पार्ट इज ओके? सो देयर इज अ कैप। मतलब देखो सी क्या होता है, कॉलेबल मतलब कैप होता है, मतलब कि प्राइस 1020 से ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर प्राइस ऊपर गया तो कंपनी बॉन्ड को कॉल कर लेगी। सो देयर इज ए कैप ऑन दिस। टेल मी दिस पार्ट इज ओके? यहां पे पूरा कॉलेबल बॉन्ड आपको ओके है? अरे डोजी ठीक है, तो ये आपका होता है यहाँ पे। अगेन जो आप बात कर रहे थे कि जो इन्वेस्टर है उसका रिस्क ज्यादा है यहाँ पे, तो वो अगर पैसा लगाता है तो वो प्राइस कम देगा बॉन्ड का, मतलब कि वो यील्ड मांगेगा ज्यादा। सिंस उसका रिस्क ज्यादा है बॉन्ड होल्डर का, तो यील्ड भी उसकी ज्यादा मांगेगा। मतलब कि अगर वो बॉन्ड को परचेज करने जाता है तो वो बोलेगा कि मुझे अच्छी खासी दो रिटर्न,
क्योंकि प्राइस फिर वहां पे कम रखेगा उसका वहां पे। हाँ बिल्कुल सजल। ठीक है, तो ये आपका था कॉलेबल बॉन्ड के बारे में। कैन आई मूव फॉरवर्ड? अब बात करते हैं पुटेबल बॉन्ड के। पुटेबल बॉन्ड के बारे में फर्स्टली इसका प्राइस ज्यादा होता है क्योंकि डिमांड में रहता है, इन्वेस्टर्स को फायदा है। सो हेयर द बॉन्ड होल्डर्स हैज द राइट टू सेल। ये वर्ड देखो, तो इनके पास में एक ऑप्शन टू सेल है, ये चाहे तो बेच सकते हैं। अगर 970 पे पुटेबल है मान लो, तो अगर 1200 हुआ तो नहीं बेचेंगे कंपनी को, लेकिन अगर मान लो 700 हो गया तो कंपनी को 970 पे बेच देंगे। ये है आपका पुटेबल बॉन्ड, जिसमें जो बॉन्ड होल्डर्स है उनके पास में राइट टू सेल है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, अपना पैसा वापस लेके इन्वेस्ट कर देंगे हायर रेट पे। अब सिंपल सी बात देखो, पुटेबल बॉन्ड में आपका रिस्क कम है, इसमें आपका रिस्क कम है। सिंस आपका रिस्क कम है तो यील्ड क्या होनी चाहिए, कम। और इस केस में उसका प्राइस क्या होता है, ज्यादा। ये वाला लिख लेना कि पुटेबल बॉन्ड का रिस्क कम है इसलिए यील्ड होती है कम, क्योंकि भाई सेफ बॉन्ड है ना। तो लोग तो फिर इस केस में कंपनी बोलती है कि तुम तो हमसे कि इस केस में आप प्राइस ज्यादा पे करो क्योंकि यहां पे रिस्क कम है। ओके, तो यहां पे होता है। अब इस केस में पुटेबल बॉन्ड कौन लेगा, जिसको दो जिसको लगती है दो चीजें, कि या तो रेट बढ़ने वाला है वो लेगा पुटेबल बॉन्ड, लाइक ए सेड कि जो भी चल रहा है यूएस में। ठीक है, कि वहां पे बात चल रही है यहाँ पे, आई थिंक क्योंकि वहां पे जो सिंस ट्रम्प की वजह से ना वॉर भी कर दी, जो टैरिफ का भी वॉर वगैरह कर दिया उसने, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत दिक्कत हुई है वहां पे, तो इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है वहां पे यूएस में। तो चांसेस हैं, आई एम नॉट सेइंग कि श्योरली हो जाएगा, चांसेस हैं कि वो बढ़ सकता है। तो उस केस में पुटेबल बॉन्ड वाले को फायदा होगा क्योंकि उस केस में ही इज अ राइट टू सेल। तो अगर आप इस केस में देखो, बाजार को भी पता है कि अगर प्राइस गया 970 के नीचे तो बॉन्ड होल्डर्स वो अपना पैसा वापस ले सकते हैं। सो इस केस में 970 मतलब कि बाजार का प्राइस, पुटेबल बॉन्ड का प्राइस बाजार में 970 से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे जैसे जैसे कॉलेबल में था, कॉलेबल में एक कैप लगी हुई थी कि प्राइस इससे ऊपर नहीं जाएगा। पुटेबल में एक फ्लोर लगा हुआ है कि प्राइस इससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि इससे नीचे गया 970 से नीचे गया तो जो बॉन्ड होल्डर्स है वो अपना पैसा वापस ले लेंगे, वो कंपनी को बोलेंगे अपना बॉन्ड पकड़ो, हमारा पैसा वापस कर दो। ये मैं बात कर रहा हूं बॉन्ड, ये मैं बात कर रहा हूं प्राइस ऑफ बॉन्ड इन द मार्केट। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता यश, आपकी मर्जी है, कंपनी बेस्ड ऑन द डिमांड सप्लाई वो प्लान करती है कि बॉन्ड कॉलेबल करना है, पुटेबल करना है या फिर नॉर्मल करना है। हाँ, जब प्राइस कम होगा, बिल्कुल सही लिखा आपने सुभाश्री, जब प्राइस कम होगा तो लोग बेच देंगे, और प्राइस ज्यादा होगा तो कंपनी बेच देगी, कंपनी वापस ले लेगी। नहीं है, मैं तो नोएडा में हूँ, दिल्ली के पास हूँ। अबे नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। आई नो कहाँ से रिवर्सल आएगा, लेकिन मेरे को उम्मीद है वहां से आ सकता है, लेकिन अभी बाय मत करियो। ठीक है, सो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा यहाँ पे तो क्रेडिट क्वालिटी, तो सी, अब इस केस में पुटेबल बॉन्ड कौन लेने वाला है, जिसको लगता है कि रेट बढ़ेगा, पहली चीज, जो उम्मीद कर रहा है कि रेट बढ़ सकता है तो उसमें वो पुटेबल बॉन्ड ले सकता है, और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि कंपनी की जो हालत है वो खराब हो सकती है, क्योंकि जब कंपनी की हालत खराब होगी तो प्राइस गिरेगा, है ना। तो ये वो बंदा लेगा यहां पे जिसको ये कहीं ना कहीं उम्मीद है। एंड अब लाइक आई सेड, जो नॉर्मल बॉन्ड है वो अगर 1000 का है, पुटेबल बॉन्ड था 1040 का, तो जो 40 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 1000 से ऊपर, वो आपका वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन हो गया।
ठीक है, ज्यादा थोड़ा मुश्किल लगा ये वाला क्या? ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, पुटेबल पे लोगों का फायदा है, डिमांड ज्यादा प्राइस ज्यादा। कॉलेबल में लोगों का नुकसान है, डिमांड कम प्राइस कम। ठीक है, कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड में यहाँ पे क्या होता है, अ, थोड़ा है डिफिकल्ट यार, क्या करूं, थोड़ा हल्का सा थोड़ा बच्चों को दिक्कत करा स्टार्टिंग में। ठीक है, एक बार दोबारा उसको वीडियो को देखना, दोबारा एक बार चेक करना वीडियो में, होपफुली दैट विल बी फाइन। ठीक है, कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है आपका, इस केस में बॉन्ड होल्डर्स के पास राइट है कि वो चाहे तो बॉन्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में। सपोज कि कंपनी ने बोला, अपना बॉन्ड बेचा, बोला कि जी हमारा एक बॉन्ड कन्वर्ट होगा 25 शेयर्स में, तो एक बॉन्ड आपका 25 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और आप चाहो तो कर सकते हो। सो मतलब कि आपके पास ऑप्शन है, बॉन्ड होल्डर्स के पास में, जो इन्वेस्टर्स है उनके पास में ऑप्शन है कि इफ दे वांट दे कैन कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी या शेयर्स। ये है आपका, अगर नाम से देख लो, देखो सारे नाम से देख लो, कॉलेबल कंपनी कॉल कर सकती है, पुटेबल कि जो पर्सन है वो वापस बॉन्ड को पुट कर सकता है। ठीक है, और कन्वर्टेबल की जो बॉन्ड है वो हमारा शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। ये तो सबसे इजी है कॉलेबल, और ये जो आपका ये आपका कन्वर्टेबल। इसके इसमें यहाँ पे कंपनी चाहे तो, सॉरी, बॉन्ड होल्डर्स चाहे तो बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है। जब कंपनी बॉन्ड बेचेगी तो पहले ही मेंशन कर देगी कि एक बॉन्ड कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। यार पता है बॉन्ड तो देखो यार, यहाँ पे उसका जो एक उसका जो मिनिमम प्राइस होता है वो फिर आपका हो गया ना। नहीं नहीं, इसमें तो फिलहाल मैं बात करूंगा कॉमन शेयर्स में। डेट मतलब कि प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट होते हैं कॉमन शेयर्स में, डेट कन्वर्ट होता है कॉमन शेयर्स में, लेकिन डेट कन्वर्ट होता है प्रेफरेंस शेयर्स में, ये मैंने कभी सुना नहीं, ये नहीं होता। ठीक है, तो कन्वर्टेबल बॉन्ड देखो सी, कन्वर्टेबल बॉन्ड है, इसमें तुमको मैंने कब बोला कि तुम चाहो तो उसको शेयर्स में वहां पे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस केस में तुम्हारे लिए फायदा है, प्राइस ज्यादा, यील्ड कम। ठीक है, तो इस केस में आपका हायर प्राइस और लोअर यील्ड, ये कुछ इसके फीचर्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपके कुछ फीचर्स रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका था आपका कन्वर्टेबल बॉन्ड। सो द कंपनी हैज अ राइट टू कन्वर्ट ए बॉन्ड इनटू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स दैट द कंपनी विल मेंशन एट द टाइम ऑफ इशू। जब कंपनी बॉन्ड को बेच रही है उस टाइम पे ही बता देगी कि एक बॉन्ड कन्वर्ट होगा कितने शेयर्स में। मैंने जो एग्जांपल दिया है, मैंने कहा एक बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है 25 शेयर्स में। ठीक है, मान लो एक बॉन्ड 1000 का है, मान लीजिए एक बॉन्ड 1000 का है, तो अगर आप उसको शेयर्स में कन्वर्ट करते हो, एक बॉन्ड को जो कि 1000 का है, इसको अगर आप कन्वर्ट करते हो 25 शेयर्स में, तो एक शेयर आपको पड़ेगा 40 रुपए का। मतलब आपने बॉन्ड लिया और आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, तो 1000 डिवाइड बाय 25, तो एक शेयर आपको टेक्निकली पड़ेगा 40 का। अतुल लिटिल फास्ट जाऊं मैं? नहीं, आज मैं जा नहीं पाऊंगा, मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रही है आज दोबारा से, आज नहीं जा पाऊंगा मैं। मे बी टुमारो, मे बी टुमारो आई विल। राइट नाउ मेरे से बहुत दिक्कत हो रही है फिलहाल। ठीक है, तब तो मैं पहन के बैठा हूँ जैकेट गर्मी में। ठीक है, लाइक चलो ओके। पता है अतुल, आपको शायद फायदा है लेकिन बाकी सब बच्चों को शायद दिक्कत हो जाएगी, तो मेरे को थोड़ा सा हल्का सा सो जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, व्हेन कंपनी कैन कन्वर्ट, आई मीन देखो सी, यहाँ पे कंपनी यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर सकती। जो कन्वर्ट करने का अधिकार है वो बॉन्ड होल्डर्स के पास में है, इसीलिए वो बॉन्ड को डिमांड करते हैं। डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा। ओके, डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा, प्राइस ज्यादा तो यील्ड कम। तो इसका आपका डिमांड ज्यादा,
प्राइस ज्यादा मतलब कि यील्ड कम। ठीक है, तो ये आपका रहता है यहां पे। अब सेकंड जो टॉपिक है यहां पे, ये कन्वर्जन रेशियो की बात कर रहा है यहां पे। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड अपॉन कन्वर्जन, जो कि मैंने बोला था कि जो कन्वर्जन रेशियो है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था 25:1। ठीक है, सो ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन रेशियो है। ये वाला फॉर्मूला रहने दो, ये छोड़ो उसको, इग्नोर इट। मतलब कि एक बॉन्ड यहां पे कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा था, 25 में। तो दैट इज योर कन्वर्जन रेशियो, दिस पार्ट इज ओके। ठीक है, तो कन्वर्जन प्राइस क्या हो गया, जो मैंने अभी कंप्यूट किया था, ये 40 रुपए। ये 40 रुपए आपका हो गया कन्वर्जन प्राइस। कि आप अगर शेयर को, बॉन्ड को लेके उसको शेयर में कन्वर्ट करते हो तो आपको प्राइस कितना पड़ रहा है, 40 का। एक बॉन्ड था 1000 का, उसको आपने 25 शेयर में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज योर कन्वर्जन प्राइस। हाँ, यह सीएमपी क्या है अतल, शेयर प्राइस सीएमपी रहेगा। सीएमपी क्या है, अरे नहीं नहीं भाई, अच्छा कराना दे यार। एक सेकंड, थोड़ा मैं कमेंट्स एक बार ऊपर देखता हूँ। कमेंट्स एक बार मुझे ऊपर देखने हैं। प्रियांशु का कहाँ लिखा है, प्रियांशु आपका क्वेश्चन क्या है, और ऊपर करना। प्रियांशु आपका क्वेश्चन तो आया नहीं है, नहीं आपका क्वेश्चन नहीं आया। मैंने अभी पूरा देखा है करके स्क्रॉल, मुझे क्वेश्चन दिखा नहीं आपका। 1938, एक बार दोबारा कर दो यार, ऐसा मत करो। ठीक है, अच्छा, करंट मार्केट प्राइस, अच्छा शेयर प्राइस, हाँ शेयर प्राइस तो आपको जो जो चल रहा है बाजार में वही रहेगा। हाँ 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 बिल्कुल। मैं मैं फिर अभी उस चीज पे आने वाला था, डोंट वरी। तो देखो यहां पे क्या होता है, सपोज कि एक बॉन्ड कन्वर्टेबल है 25 शेयर्स में, और एक बॉन्ड अगर 1000 का है, तो अगर लोग बॉन्ड को लेके उसको शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 1000/25, तो उनको एक शेयर पड़ा 40 का। अगर मैं बॉन्ड लेके उसको शेयर में कन्वर्ट करता हूं, मुझे पड़ा 40 का। ये बात ओके है। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई पॉइंटेड इज कि यहां पे अगर मार्केट प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस चल रहा है 50 रुपए, तो इस केस में मैं फिर क्या करूंगा, मैं बॉन्ड लूंगा, शेयर्स में कन्वर्ट कर दूंगा उसको। ठीक है, और पर शेयर में 10 रुपए कमा लूंगा यहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है आपका। प्रियांशु एक बार दोबारा अपना क्वेश्चन लिख दो, क्योंकि क्या होता है कि मैं क्लास वगैरह ले रहा हूं, तो कई बार मुझसे क्वेश्चन मिस हो जाता है। बताइए। ठीक है, सो इस केस में यहां पे अगर कंपनी ने बॉन्ड लिया, उसको शेयर्स में कन्वर्ट करा, तो उसको पड़ा 40 का। बाजार में अगर प्राइस 50 का है, तो वो बॉन्ड को कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब मार्केट प्राइस अगर बढ़िया है, ज्यादा है, तो आपको फायदा है, आपने बॉन्ड लिया, शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया और आपने फायदा उठा लिया। ठीक है, या मतलब कि आपको लगता ना कि कंपनी बढ़िया करने वाली है फ्यूचर में, अपने बॉन्ड लिया कन्वर्टेबल, उसको शेयर्स में कन्वर्ट करा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगेन इस केस में अगर मैं बात करता हूं, एक फॉर्मूला है आगे कन्वर्जन वैल्यू का। हाँ मैंने तभी मंगाई है। ठीक है, अभी देखो सी, यहां पे देखो, यहां पे बात ये है मेरा रेशियो कन्वर्जन का। ज्यादातर ये आपको एग्जाम में गिवन होगा, और ये इसने यहां पे कैसे करा है, 1000 डिवाइड बाय, क्योंकि हमको
एक शेयर पड़ रहा था 40 का, तो 1000 डिवाइड बाय 40, तो हम 25 शेयर था हमारा। और ये वाला फॉर्मूला देखो यहां पे, ये फॉर्मूला क्या बोलता है, ये फॉर्मूला है आपका कन्वर्जन रेशियो का। कन्वर्जन रेशियो, सॉरी, ये फॉर्मूला आपका आपकी वैल्यू का, कन्वर्जन वैल्यू का। ये फॉर्मूला क्या बोलता है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इनटू कन्वर्जन रेशियो। मार्केट प्राइस था कितना, 50 रुपए, और जो कन्वर्जन रेशियो है वो था 25। तो 1250 आपका हो गया कन्वर्जन वैल्यू। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तीन चीजें हैं। एक है कन्वर्जन रेशियो जो कि था 25, एक बॉन्ड 25 शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा था। एक है, सेकंड था वहां पे कि हमको एक शेयर पड़ा कितने का, कन्वर्जन प्राइस, तो वो था 1000 डिवाइड बाय 25, दैट वाज माय कन्वर्जन प्राइस। ठीक है, लिखा भी यहां पे। और फाइनली हमने कहा कन्वर्जन वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इनटू आपका कन्वर्जन रेशियो। तो एक बॉन्ड 25 शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा था और बाजार में शेयर था 50 का। बताइए, सीएफए लेवल 2 चैप्टर 3 इसी के बारे में पूरा बात करता है। सीएफए में दोबारा ये फिर दोबारा आपका लेवल 2 में आता है सेम चीज, थोड़ा सा और चीजें भी इसमें आती है, एक्सटेंशन भी आती है। ठीक है, तो ये हल्का सा आपका दिस कैन बी ए टेस्टेबल पार्ट, क्योंकि जो मल्टीपल जगह आ रहा है लेवल्स में वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो जरूर आएगा या फिर नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं पहले ही बोल देता हूँ कि 7A के एस पर मैं कुछ ब्रीच नहीं यहाँ पे करना चाह रहा है, एथिक्स वगैरह। ठीक है, तो लेकिन ये आपका दिस आपको पता होना चाहिए, देखिए। ठीक है, क्योंकि बाद में दोबारा इसमें आना ही आना है। ओके, मूविंग टू यहाँ पे, चलो ये तो मैं कर लिया। एक बस को देख लीजिए, कन्वर्जन वैल्यू आपकी 50 इंटू द प्राइस ऑफ द आपका रेशियो वहां पे, जो कि 50 इंटू 25, तो 1250 आपका हो गया कन्वर्जन वैल्यू। कॉफी मैं नहीं पीता यार, चाय पीता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अबे नहीं, एक बार कन्वर्ट हो गया तो वो वापस बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये आप बॉन्ड को ये फिर आप तभी कन्वर्ट कराओगे जब आपको कंपनी का लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है, तो आपने बॉन्ड लिया, उसको कन्वर्ट करा लिया। अगेन देखो यहाँ पे जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है उसका डिमांड ज्यादा होगा, क्योंकि आपको एक यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी कि आप बॉन्ड को शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसका प्राइस भी हल्का सा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये था आपका कन्वर्जन वैल्यू। हाँ भाई, दवाई पी रहा हूं मैं जी तो। ओके, वारंट। नाउ ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वारंट। सो व्हेन आई से वारंट, ठीक है, मान लो कि कंपनी ने वारंट बेचा, तो कंपनी सेल द वारंट टुडे, कंपनी ने आज वारंट बेचा, उसके अंदर लिखा है, ठीक है, कि तुम हमारा शेयर फ्यूचर में बाय कर सकते हो 2 साल बाद एट 100 रुपए। आज कंपनी ने 5 रुपए का वारंट बेच दिया। जो लोग पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव्स, अरे यार, अगर मेरी बात सुनो एक सेकंड, ये आप गुस्सा मत करो यार कि वो मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाता। देखो, मेरे को भी मल्टीपल जगह देना ना, कि मुझे आपको भी, मुझे वहां पे भी बताना है। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको मैं क्वेश्चन मिस कर देता हूं तो जस्ट अगेन पिंग मी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलूंगा कि मैं नहीं बता रहा। कन्वर्जन वैल्यू, सजल, ये क्या बोलता है, जो कन्वर्जन वैल्यू वो बताता है कि अगर, मतलब कि अगर मैं बॉन्ड को लेके मैं अगर उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दूं तो बाजार में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1250। ठीक है ना, क्योंकि एक उसमें 25 का बन जाएगा एक बॉन्ड, और जो बाजार में शेयर है वो है 50 का एक शेयर, तो 25 इंटू 50, तो ये आपकी होगी आपकी कन्वर्जन वैल्यू, कि अगर आप बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हो तो जो उसकी वैल्यू है दैट इज कन्वर्जन वैल्यू। नाम से आप समझ जाओ कि हम उसे अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी क्या वैल्यू है।
ठीक है, कैन आई मूव फॉरवर्ड यहाँ पे? ठीक है, अच्छा, सो आई वाज सेइंग दिस, तो मैं बात कर रहा था इसके यहाँ पे, ओके, लेट्स से कि 40 का है। तो इस केस में यहाँ पे कंपनी ने वारंट बेचा 5 रुपए का, और कंपनी ने बोला है कि तुम फ्यूचर में हमारा शेयर बाय कर सकते हो 2 साल बाद एट 40। सो इस केस में अगर आपने कंपनी का वारंट परचेज कर लिया, सो यू हैव अ राइट टू बाय द शेयर ऑफ द कंपनी आफ्टर 2 years एट ए प्री स्पेसिफाइड प्राइस, मतलब कि 40 का आपको शेयर पड़ेगा। तो अगर 60 का शेयर हुआ, 50 का शेयर हुआ, तो आप ले लोगे क्योंकि आपको पड़ेगा सिर्फ 40 का, लेकिन 30 का हुआ तो आप नहीं लोगे। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिन 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 लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है, दैट इज योर वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन। ठीक है, ये आपका कहीं ना कहीं आपका वैल्यू, सॉरी, ये बिल्कुल हमारा बिल्कुल सेम है, जस्ट लाइक कॉल ऑप्शन, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है। सो इस केस में यहां पे, ठीक है, आपको आप चाहो तो बॉन्ड को बाय कर सकते हो एट 40। सो यू हैव द राइट टू बाय द बॉन्ड, बाय द शेयर्स एट 40। सो सॉरी, ठीक है, तो अगर आपने वारंट परचेज करा, आपको जो शेयर आप चाहो तो 2 साल बाद ले सकते हो 40 का। ये है आपका वारंट, वेरी सिमिलर टू द कॉल ऑप्शन, वेरी सिमिलर। जिनको पता है कॉल ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होता है यहां पे। तो डिफरेंस क्या है, कॉल ऑप्शन में आपके शेयर्स होते हैं पुराने, लेकिन वारंट के केस में कंपनी आपको नए शेयर्स दे रही है। सो यू हैव द राइट टू बाय द शेयर्स एट ए फिक्स प्राइस। उस केस में प्राइस हुआ ज्यादा तो आप वहां पे शेयर्स वहां पे बाय कर लोगे 40 का, प्राइस कम हुआ तो आप बाय नहीं करोगे। ये था आपका वारंट, ठीक है। तो अगर आपको उम्मीद है कि कंपनी 2 साल बाद बढ़िया कर सकती है, तो आपने उसका ले लिया वारंट, ठीक है। जैसे ये देखो, ये प्राइस 40 का फिक्स प्राइस था, और अगर शेयर प्राइस 50 का हो गया, तो मैं अपने वारंट को शेयर्स में कन्वर्ट वहां पे कर लूंगा। मेरे को जो पैसे देने पड़ेंगे सिर्फ 40 देने पड़ेंगे यहां पे। ये था आपका वारंट। ओके, नेक्स्ट क्या वर्ड है? ओके, कंटीजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड यहां पे, ठीक है। देखो यहां पे, देखो इस केस में यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इस केस में बोल रहा है कि अगर कुछ गलत हो गया तो आपका बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा शेयर्स में। सो इफ यू सी दिस लाइन, ठीक है, कि अगर कुछ स्पेसिफिक इवेंट हुआ, इफ देर इज सम स्पेसिफिक कुछ हुआ, सपोज कि मान लो कि आपका, सपोज आपकी जो शेयर्स इक्विटी है वो काफी गिर गई, या फिर लेट्स से बैंक को कुछ मेंटेन करना है रिजर्व, अगर बैंक ने वो रिजर्व मेंटेन नहीं करा, तो आपका जो बॉन्ड है वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपका बॉन्ड, ठीक है, शेयर्स में आपका कन्वर्ट हो गया, तो उस केस में आपका डेट कम हो जाएगा और आपकी इक्विटी बढ़ जाएगी। ये देखो लास्ट में लिखा हुआ, अगर वो आपका कन्वर्ट हुआ तो आपका डेट कम हो जाएगा और आपकी इक्विटी बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, वारंट का बॉन्ड से लिंक नहीं है यश, वारंट बिल्कुल अलग आइटम था। वारंट आपने परचेज कर लिया, दैट गिव यू राइट टू बाय द शेयर्स, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट कंटीजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड। कंटीजेंट अगर नाम से पकड़ो, ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि अगर कुछ हुआ, कुछ गलत हुआ, तो आपका बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा शेयर्स में। इफ सपोज कि मान लो कि मैंने कहा कि एक होता है रेशियो, होता है प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट। मैंने कहा कि अगर ये रेशियो गिरा तो मेरा बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा शेयर्स में। दैट इज माय कंटीजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड। माय बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स अगर कुछ स्पेसिफिक इवेंट वगैरह होता है, दैट इज कंटीजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड। नहीं नहीं नहीं, कॉलेबल अलग है, पुटेबल अलग है, वारंट अलग है, और ये वाले आपके बॉन्ड आपके अलग है। ये कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन तभी कन्वर्ट होंगे
अगर जो आपने वादे करे थे वो पूरे नहीं करे, सपोज कि आपने बोला था कि हम कुछ सेफ्टी का मेंटेन करेंगे रिजर्व, अगर वो रिजर्व आप मेंटेन नहीं कर पाए तो आपका बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा शेयर्स में। दैट इज कंटीजेंट, आपका कन्वर्टेबल बॉन्ड। सो लाइक आई सेड कि जो कंटीजेंट है उसका मतलब क्या है कि अगर कुछ गलत हुआ तो आपका बॉन्ड शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए। वारंट यश आपका चीज अलग है, वारंट आपका चीज अलग है, यहां पे डोंट लिंक इट विद आपका बाकी चीजें। ठीक है, वारंट एक पीस ऑफ पेपर है that give you the right to buy the shares at a fixed price after certain time period where the person who has purchased the warrant he has the right to buy। उसकी मर्जी है कि वो चाहे तो बाय कर ले 40 का, वरना बाय ना करे। ठीक है, तो ये था आपका। नहीं नहीं नहीं, वो ग्रीन बॉन्ड का तो अलग था, ग्रीन बॉन्ड में तो ये था कि उसका इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा। कोकोस यार मेरे को याद नहीं आ रहा कोकोस, ये अच्छा लिखा था यहाँ पे, ये हाँ मतलब सेम चीज है यहाँ पे, सेम तो है कोकोस का। अच्छा इसका शॉर्ट फॉर्म बोल रहा है कोकोस। ठीक है, हाँ है वही। मेरे को उसका शॉर्ट फॉर्म याद नहीं था, कोकोस को बोलते होंगे, कंटीजेंट कन्वर्जन बॉन्ड। ठीक है, तो कॉमनली इशूड बाय बैंक्स होता है यहाँ पे। अच्छा किसको और कैसे बेनिफिट है, किसको और कैसे बेनिफिट है, देखो यहाँ पे ना बॉन्ड जो फायदा है ना वो है बॉन्ड होल्डर्स को, कि तुमने अगर कुछ चीजें गलत करी तो तुम्हारा बॉन्ड शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका है कोकोस, कोकोस। ठीक है, तो ये दैट इज कंटीजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड। ये लास्ट में एस क्यों आ गया? ओके, कंटीजेंट का सीओ आ गया, सीओ उसका आ गया, लास्ट में एस क्यों आ गया? ठीक है, तो ये आपका था कोकोस। इसमें कंपनी को लाइक आई सेड, कंपनी को यहाँ पे नुकसान है, जो बॉन्ड इशू कर रहा है, लेट्स से बैंक इशू कर रहा है, बैंक को नुकसान है और बॉन्ड होल्डर्स को फायदा है। डोमेस्टिक बॉन्ड यहाँ पे, अब इस केस में सपोज कि भारत की जो गवर्नमेंट है उसने अगर लोगों से पैसा बोरो करा, दैट इज योर डोमेस्टिक बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, तो ये उस कंट्री में हो रहा है, सेम कंट्री में हो रहा है। ठीक है, सपोज कि एक बॉन्ड था वो इंडिया में ट्रेड हो रहा है और जो उसकी करेंसी है वो भी रुपीज है, दैट इज योर डोमेस्टिक बॉन्ड। ठीक है, सेकेंडली बात करते हैं आपका फॉरेन बॉन्ड की यहाँ पे। ठीक है, तो इसके में यहाँ पे इशूड बाय कंपनी फ्रॉम अनदर कंट्री इन द लोकल बॉन्ड मार्केट। मतलब सपोज कि यूएस, अरे क्या हो गया, सपोज कि यूएस का बॉन्ड है, यूएस का बॉन्ड है और लेट्स से भारत में बिक रहा है। ठीक है, दैट इज योर फॉरेन बॉन्ड। अगेन फॉरेन बॉन्ड की जो करेंसी है वो फिर ऑब्वियसली जो फिर उसकी करेंसी है वो फिर हमारी अलग होगी, ज्यादातर वो आपकी होगी। ठीक है, ठीक है, तो इसके इस पे आपका कहीं ना कहीं नहीं नहीं। ठीक है, सपोज कि एक बॉन्ड था, अरे क्या हो रहा है, सपोज कि ये बॉन्ड था, यूके का बॉन्ड था और ट्रेड हो रहा है यूएसए के मार्केट में डॉलर्स में, दैट इज अ फॉरेन बॉन्ड। ठीक है, मतलब कि जो कंपनी है जिसका बॉन्ड है वो यूएसए की नहीं है, वो लेट्स से यूके की है, दैट इज योर फॉरेन बॉन्ड फॉर दिस। ठीक है, बताइए इसमें कुछ डाउट तो नहीं है किसी गाइस? कोई डाउट तो नहीं है आपको इसमें? कैन आई मूव फॉरवर्ड? ओके, यूरो बॉन्ड। अगेन आई थिंक यूरो बॉन्ड का ना आपको शायद एक आध आपको शायद क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, यूरो बॉन्ड का अगर मैं एग्जांपल दूं वहां से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ये बोलता है, हाँ, एक चाइनीज कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, उसका ना बॉन्ड इशू करा है, करेंसी येन है, येन जो आपकी करेंसी है वो जापान की है, चाइना का, कंपनी चाइना की है, जो करेंसी है वो जापानीज येन है। ठीक है, और जो वो फिर हो रही है, इशू हो रही है आउटसाइड जापान, तो उसको नाम दिया जाता है यूरो येन।
लेट्स से कि वो इशू हो गया यूएस में, चाइना की कंपनी है, या फिर हाँ चाइना की कंपनी है, और जो करेंसी है वो येन है, और इशू हुआ है आउटसाइड जापान, दैट इज योर यूरो येन बॉन्ड। ठीक है, ये आपका है यहाँ पे। सो इस केस में यहाँ पे ठीक है, अब सी देखो इसको, देखो उसका नाम दिया यूरो येन। अगर सपोज उसकी जो करेंसी है, अगर वो अगर मान लो कि उसकी जो करेंसी अगर मान लो होती डॉलर होती, तो उसको हम बुलाते हैं यूरो डॉलर। मतलब कि खाली जो नाम है यूरो का, ये खाली उसका नाम पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं यूरो डॉलर, तो इसका मतलब क्या है कि जो उसकी जो करेंसी है वो डॉलर है। और अगर मैं बोलता हूं यूरो येन, मतलब यूरो येन, इसका मतलब कि जो उसकी करेंसी है वो येन है। ठीक है, तो ये था आपका यूरो बॉन्ड की। इस केस पे यहाँ पे इसमें जो रूल्स वगैरह होते हैं वो हल्के से कम होते हैं। कोई भी आपकी हो सकती है इसमें करेंसी। ठीक है, और इस केस में आपका सिंगल कंट्री के उसमें से बाहर होती है यहाँ पे, तो इसमें ये आपका हल्का सा है यहाँ पे। लेकिन लाइक आई सेड कि हमारा बेस्ट एग्जांपल वही है यूरो की। इसमें चाइना की कंपनी है, जापान की करेंसी है, और इशू हो रही है आउटसाइड जापान। इंडियन कंपनी अगर बाय अ बॉन्ड ऑफ यूएसडी, तो हमारा लिए सिर्फ वो फॉरेन बॉन्ड हो गया। अगर यूएस का कंपनी है, उसका हम बॉन्ड बाय कर रहे हैं, तो फॉरेन बॉन्ड। ठीक है, पता नहीं यार इसमें यही क्यों है ना यार। मैंने तो आपको एज इट इज लिखवा दिया है यहाँ पे कि भाई ये। ठीक है, अब मुझे इन्होंने इतना नहीं बता रखा डिटेल में, बस खाली एक ब्रॉड बता रखा है। तो डोमेस्टिक बॉन्ड आपका सेम कंट्री में हो गया, सपोज कि इंडिया का बॉन्ड हो गया। फॉरेन बॉन्ड आपका यहाँ पे दूसरी कंट्री का हो गया यहाँ पे। ठीक है, जो यूरो बॉन्ड है यहाँ पे कि सिंगल कंट्री के जो उससे वो बाहर है वो। ठीक है, एंड देन फाइनली वी हैव दिस ग्लोबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वो बॉन्ड आपके देश जो आपका डोमेस्टिक मार्केट में भी ट्रेड हो रहा है। ठीक है, और यूरो बॉन्ड मार्केट में भी आपको ट्रेड हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि वो कहीं ना कहीं यहां पे भी हो रहा है और दूसरी कंट्री में भी हो रहा है। दैट इज योर ग्लोबल बॉन्ड। मतलब कि नाम से आप देख लो कि बॉन्ड कहीं ना कहीं आपका ग्लोबल है, मल्टीपल मार्केट में आपका ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका ग्लोबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसके इस पे आपका डोमेस्टिक में भी ट्रेड हो रहा है, साथ ही में वो ट्रेड हो रहा है यूरो बॉन्ड मार्केट, मतलब कि बाहर की मार्केट में भी आपका ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। दैट इज योर ग्लोबल बॉन्ड, कि आपका बॉन्ड कहने के ग्लोबल है, मल्टीपल मार्केट में आपका बॉन्ड ट्रेड हो रहा है, अपने देश के साथ साथ दूसरे मार्केट में भी आपका बॉन्ड ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे चार थे, डोमेस्टिक, फॉरेन, यूरो, और ये वाला आपका ग्लोबल। एग्जाम्पल वगैरह इसका यार सजल, लाइक आई सेड ना कि सपोज कि एक बॉन्ड है यूएसए में भी हो रहा है, एंड लेट्स से कि वो जापान में भी हो रहा है, सेम बॉन्ड। ठीक है, तो सपोज क्या होता है, सपोज मान लो कि एक कंपनी है, लेट्स से कि ओके दैट हैज टेकन, सी बॉन्ड इज नथिंग बट ए पीस ऑफ पेपर दैट गिव यू द लोन, है ना। लोन ये मांगने का आपका तरीका है। उस केस में अगर सपोज कि मान लो बॉन्ड है, ठीक है, वो ट्रेड वो उसमें कंपनी ने लेट्स से कि कंपनी है जिलेट, पीएनजी। अब पीएनजी ने लेट्स से अपना बॉन्ड इशू करा है यूएसए में, साथ ही में अपना बॉन्ड दोबारा इशू करा है वहां पे जापान में, तो दैट इज ग्लोबल बॉन्ड, कि आपका मल्टीपल मार्केट में, एक तो डोमेस्टिक में और एक दो बाहर के मार्केट में बॉन्ड ट्रेड हो रहा है। दैट इज ग्लोबल बॉन्ड। ठीक है, कैन आई मूव फॉरवर्ड। एक लास्ट बचा है हमारा, ये तुम्हारा हो गया यहाँ पे। देखो सी लाइक आई सेड कि अगर हमारा बॉन्ड डॉलर्स में है, उसका नाम होता है यूरो डॉलर। अगर हमारा बॉन्ड येन में है, तो यूरो येन। ठीक है, फाइनली बात करते हैं बियरर बॉन्ड। बियरर बॉन्ड क्या होता है, देखो ये ना पहले था। इस केस में जिस बंदे पे बॉन्ड है उसको माना जाएगा कि वो उसका ओनर है। ठीक है, ठीक है, तो अगर सपोज कि अगर उस केस में आपके पास अगर बॉन्ड का सर्टिफिकेट है, तो वो मान लेंगे कि आप ही ओनर हो। दैट इज योर बियरर बॉन्ड हो यहाँ पे। मतलब
कंपनी यहां पे कौन मालिक है कौन मालिक नहीं है वो नहीं रिकॉर्ड कर रही, ठीक है। सो दैट इज योर बियरर बॉन्ड, जिसके पास बॉन्ड है वो उसका। यूरो बॉन्ड दुआ बता देता हूं। यूरो बॉन्ड का जैसे मैं बता रहा था, यश एग्जाम्पल से कर ले कि चाइना की कंपनी है, करेंसी येन की है और ट्रेड हो रहा है यूके में, दैट इज योर यूरो बॉन्ड, ठीक है। अगर ऐसा है कि वो उसकी जो करेंसी है वो येन है तो उसको बोलते हैं यूरो येन। अगर उसकी करेंसी जिसमें वो ट्रेड हो रहा है वो अगर डॉलर है तो यूरो डॉलर, ठीक है। हाँ देवेंद्र, बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका था बियरर बॉन्ड। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्टर्ड बॉन्ड की। इस केस में क्या हो रहा है यहां पे यार एस्टिमेशन नहीं कर रखा। तो अगर सपोज कि मैं तो अभी सोच रहा था कि अगर मान लो कि उसकी करेंसी अगर यूरो हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, यूरो यूरो, पता नहीं। मतलब कि आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर उसकी करेंसी यूरो हो गई तो यूरो यूरो, जैसे कि यूरो डॉलर है यूरो येन है, तो इस तरीके से। चलो, रजिस्टर्ड बॉन्ड देखो ये अभी चल रहा है। इस केस में कंपनी मेंटेन करती है कि कौन बॉन्ड का मालिक है कौन मालिक नहीं है, ठीक है। तो जो ओनरशिप है वो ऑफिशियली रिकॉर्ड करती है कंपनी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका था रजिस्टर्ड बॉन्ड यहाँ पे। एंड फाइनली यहाँ पे कि फॉरेन बॉन्ड, यूरो बॉन्ड और ग्लोबल बॉन्ड, ये सारे कहीं ना कहीं जो उसकी कैटेगरी है ब्रॉड, दैट इज दिस इंटरनेशनल बॉन्ड, ठीक है। मतलब कि जो बाहर के बॉन्ड हो गए ना, मतलब कि जो ब्रॉड है बॉन्ड वही है डोमेस्टिक, फॉरेन, ग्लोबल और यूरो, ठीक है। थोड़ा सा देखो यह वाला चीज याद करने वाली है टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कौन कौन से बॉन्ड कौन से है, ठीक है। लेकिन वही है ना कि जब हमने याद करें एग्जाम्पल तो वहां से हमें क्लियर हो गया कि जो यूरो वाला बॉन्ड कौन सा है, ठीक है। फर्म दूसरी है, जो करेंसी है वो दूसरी है और ट्रेड हो रहा है दूसरे मतलब कि दूसरी मार्केट में। ये आपका यूरो बॉन्ड, ठीक है। ओके, कैन आई मूव फॉरवर्ड। सुकुक बॉन्ड, देखो क्या होता है कि कुछ जैसे कि मुस्लिम रिलीजन में जो इंटरेस्ट को खराब माना जाता है, हराम माना जाता है आई थिंक, ठीक है। तो इस केस में आपका ना तो यहाँ पे कुछ बॉन्ड आ गए जो कि शरिया कंप्लायंट है, ठीक है। उस केस पे वहां पे वो इंटरेस्ट पे नहीं करते, लाइक आई सेड कि इंटरेस्ट को अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो उस केस में आपको जो इंटरेस्ट है उसको रेंट या प्रॉफिट शेयरिंग की तरह माना जाता है, ठीक है। और बॉन्ड जो है जो वो सुकुक बॉन्ड है दैट कंप्लाइज विद द इस्लामिक लॉ, तो उसके हिसाब से ये बॉन्ड बनते हैं। दीज आर योर सुकुक बॉन्ड, ठीक है। तो ये था आपका आई थिंक टैक्सेशन। ओके, देखो अगर आपने बॉन्ड को रखा है लेट्स से 5 साल के लिए 10 साल के लिए, ठीक है, मतलब टाइम पर तो कुछ नहीं है। सपोज कि आपने बॉन्ड को रखा है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो आपका टैक्स लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और इसका भारत में रेट है 20%। मतलब कि अगर बॉन्ड में आपने प्रॉफिट करा तो उसमें आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। रेट इंडिया में थोड़ा सा 20% के आसपास रहता है। और अगर आपने बॉन्ड को होल्ड करा लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं रेट बता रहा हूं खाली इंडिया का, ये रेट आपको याद नहीं करना, बस खाली समझाने के लिए मैं फिर यहां पे नंबर यूज कर रहा हूं। इस केस में आपका 12.5% रहता है इंडिया का, ठीक है। तो कैपिटल गेन मतलब कि अगर बॉन्ड पे आपने प्रॉफिट कमाया तो उस पर आपको आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म पे करते हो ऑलमोस्ट ज्यादा, लॉन्ग टर्म पे करते हो आप कम। अगर आप बॉन्ड को लगते हो लंबे समय के लिए यहां पे, तो उसमें आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है प्रॉफिट पे। अगेन ये जो टैक्स है वो खाली प्रॉफिट पे है। उसके अलावा यहाँ पे इसका जो एक है म्यूनिसिपल बॉन्ड। अब इसमें क्या होता है कि जो इसमें प्रॉफिट होता है, जो उसमें इंटरेस्ट होता है, वो टैक्स फ्री होता है। तो ये जो म्यूनिसिपल बॉन्ड है इसको शॉर्ट फॉर्म में वी कॉल म्यूनिस। तो म्यूनिस आपके टैक्स फ्री होते हैं। दुआ बता रहा हूं,
बॉन्ड में आप अगर प्रॉफिट करते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का रेट है 20%, लॉन्ग टर्म का है 12.5%। उसके अलावा जो आपका कूपन होता है, इंटरेस्ट है, उस पर भी आप टैक्स पे करते हो, अब जो फिर आपका हैगा स्केल। सपोज कि आप अगर लाए करते हो 20% के टैक्स ब्रैकेट में, तो आप पे करोगे वहां पे 20%। ठीक है। तो ये मैं आपसे बोलना चाह रहा था यहां पे कि जो हमारी इनकम का जो टैक्स का रेट है उस पे हमारा लगता है यहां पे। ठीक है। उसके अलावा लाइक आई सेड म्युनिसिपल बॉन्ड होते हैं, ये हमारे टैक्स फ्री होते हैं, इस पे हमारा टैक्स नहीं लगता। शॉर्ट फॉर्म में वी कॉल दिस म्यूनिस। ठीक है। और इस केस में हमारे ये इस पे हमारा टैक्स वगैरह हमारा नहीं लगता। यूएस में देखो पता क्या होता है, टू बी वेरी, हाँ आई थिंक वही होगा शाहनवाज जो आप कह रहे हो। ठीक है। यूरो आई थिंक वो इसका नाम होना चाहिए। यूएसए में तो इनकम टैक्स होता है, इंडिया में तो है भाई। नहीं नहीं, जो ये म्यूनिसिपल बॉन्ड है ये फिर आपका टैक्स फ्री है, म्यूनिस बोलते हैं उसको यहाँ पे। सो इस केस में जो म्यूनिस है वो टैक्स फ्री होते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये था आपका टैक्सेशन के बारे में यहाँ पे। अगेन प्रॉफिट पे आपका लगता है कैपिटल गेन, लॉस पे आपको लगता है कैपिटल लॉस। ठीक है। तो इस केस पे जो कि लेट्स से कि आपका अगर जो टैक्स का ब्रैकेट है अगर वो 30% है, लेकिन लेकिन लेट्स से कि आपने अगर कैपिटल गेन करा तो उस पे आपका टैक्स लगेगा कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म डिपेंड करता है यहाँ पे। अगेन लॉन्ग टर्म का जो रेट होता है वो हल्का सा कम होता है। ठीक है, लिखा है यहाँ पे, उस केस पे आपका टैक्स कम लगेगा। हाँ म्यूनिस आई थिंक यूएस में ही होता है यहाँ पे, म्यूनिस यूएस में होता है यहाँ पे। ठीक है। ओके। ओके मुझे बताओ अभी तक जो कराया कुछ दिक्कत तो नहीं आई? कुछ दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? थोड़ा सा आजकल थियोटिकल हो गया आज ही वाला आज का। लॉस में क्या होता है अतुल, लॉस में क्या होता है कि सपोज कि आपका प्रॉफिट कहीं और हुआ, सपोज कि आपको लॉस हो गया 40 का, और शेयर्स और लेट्स से कि किसी और बॉन्ड में आपको 100 का प्रॉफिट हो गया, तो आपसे गवर्नमेंट बोलती है कि टैक्स पे कर दो 60 पे। ठीक है। तो ये आपका रहता है यहाँ पे आपका। ठीक है यार, आज के लिए ना इतना यार दोबारा करवा पाऊंगा, मेरे को शायद लग रहा है कि मेरे को कल जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। ठीक है। थोड़ा दिक्कत ज़्यादा हो रही है मेरे को, तभी तो मैंने ये अंदर पहन रखी है टी शर्ट, उसके ऊपर जैकेट पहन के बैठा हूँ फिलहाल, और बड़ा अजीब लग रहा था। यार ये वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो सारे बॉन्ड आपको याद करने पड़ेंगे यहाँ पे। अभी तो ये चैप्टर आने वाला है यहाँ पे, तो और दिमाग खाने वाला, तो मैं तभी रुक रहा हूँ। इसको मैं आज नहीं करा पाऊंगा, अब मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है। मेरे ख्याल से मैं तुम्हें शायद एक्स्ट्रा बुलाना तुम्हें पड़ेगा सैटरडे संडे को, कुछ हम कर। ये तो हफ्ता हम 3 क्लास तो हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 2 ही टॉपिक करे अब तक। ठीक है। और मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट विद द हेल्थ। तो मैं बस स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप कल जाता हूँ भाई, करवाता हूँ अल्ट्रासाउंड वगैरह। ठीक है। हाँ बताओ, कुछ डाउट वगैरह यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग? यश, हर्ष। अच्छा हर्ष, पूरा चैप्टर आपको दिक्कत लग रहा है? अच्छा मेरे से दिक्कत है या फिर दिक्कत चैप्टर से है? हर्ष दिक्कत मेरे से है चैप्टर से? सी एफ एम इज नॉट हार्ड, इसमें चीजें बहुत सारी हैं। इट्स नॉट हार्ड, इट इज लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। लर्न तो नहीं, खाली आपको समझना ही है कि भाई ग्लोबल बॉन्ड ये था, जो कॉलेबल बॉन्ड ये है, कन्वर्टेबल ये है, वारंट ये है, पुटेबल ये है। तो बहुत सारी चीजें आपके ऊपर फेंक देते हैं याद करने के लिए। दैट इज द इशू विद सी एफ ए।
जो मुश्किल करता है सीएफओ को वो यही चीज है कि यू हैव टू गो थ्रू मल्टीपल टॉपिक्स। हाँ, याद करने वाला मैं मुझे पता है, वो पेन पता है मुझे भी कि जो दिक्कत होती है ना। लेकिन देखो यहाँ पे लाइक आई सेड कि आप कुछ शॉर्टकट से चीजें याद कर सकते हो। लाइक मैंने कहा कि बॉन्ड कॉलेबल है, कन्वर्टेबल है, पुटेबल है। सो सी से कॉलेबल, सी से कंपनी, पी से पुटेबल, पी से पर्सन। और आप उसको लेट्स से कि आप उसको मल्टीपल टाइम करोगे तो आप सीख जाओगे। व्हाट इज फाइनेंस डिस्ट्रेस? ओके, कोई बच्चा बताना चाहेगा कि ये टर्म सुना, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस? ये देखो फाइनेंशियल, अतुल, इसका मतलब क्या होता है? व्हेन द कंपनी इज हैविंग सर्टेन इशू इन पेइंग द इंटरेस्ट पेमेंट, दैट इज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। जो कंपनी दिवालिया होती है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। अगर कंपनी बहुत सारा लोन लेके बैठी है ना, तो उस केस पे द कंपनी विल हैव सम इशू बिकॉज द कंपनी विल नीड टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स इंटरेस्ट एवरी ईयर। कंपनी को अगर फिक्स इंटरेस्ट पे करना है तो सपोज कि उसको पता है कि मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है कि ये तो मेरा ब्याज जाना ही जाना है, तो ये आपका हो गया फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। उस केस में आप क्या करोगे? आप फिर वो केस में आप फिर नया लोन नहीं ले सकते, तो आप फिर बंद गए। कोई नया मौका आ गया तो आपसे मिस हो जाएगा। दैट इज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं चल रहे हो, परेशानी में चल रहे हो। तो फाइनेंशियली आप चल रहे हो वहां पे परेशानी में, मतलब कि आप इतना लोन लेके बैठे हुए हो कि आपको नया लोन लेने में आपकी हवा खराब हो रही है कि मैंने अगर नया लोन लिया तो मैं उसमें फंस जाऊंगा यहां पे। ठीक है, मतलब ठीक है, तो ये था हमारा। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं। मैं एक बार टीम से बात करता हूँ कि कब तुम्हारी क्लासेस एक्स्ट्रा रखवानी है। आई थिंक सैटरडे संडे तो मुझे आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा हमें साथ में। नहीं यार, मैं क्लास में शेयर कर देता हूँ ना। देखो यहाँ पे मैं एक नंबर का भुलक्कड़ आदमी हूँ मैं। इवन जैसे क्लास में मैं कर रहा हूँ, अभी अभी क्लास के बाद में मेरे को मतलब मैं पूरा भूल जाता हूँ कि यार इसे। तो मैं तो ऐसे ही करता था। देखो इसमें ना याद करने का एक ही ट्रिक है, मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि बच्चे मतलब कि पहले मैं क्या करता था कि मैं उसको बहुत स्लो पढ़ रहा हूँ। देन आई रियलाइज कि नहीं, ये मेरा नेचर नहीं है। मैं पढ़ता हूँ तेजी से, हफ्ते बाद कुछ टाइम बाद दोबारा रिवाइज करा तो मुझे होता है याद है। तो मैं उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करता हूँ क्योंकि मैं अपने कि मुझे होता है कि मैं एक टाइम पे मैं उस पर कॉन्स्टेंटली मैं उस पर फोकस करूंगा तो मुझे नहीं आएगा। मैं एक बार में पढ़ता हूँ। जैसे मैंने शायद कल भी बोला था कि मैंने 50 या 60% पढ़ा, मतलब कि मुझे समझ में आया था ना। पहली बारी में मुझे तो आता ही नहीं 50 से ऊपर। फिर दोबारा मैंने रिवाइज करा, फिर मुझे और क्लियर हो गया। फिर थर्ड टाइम मैंने करा, थर्ड टाइम जाके मैं पहुंचता हूँ 80 या 90 पे। फोर्थ टाइम मैं पहुंचता हूँ 95 पे या फिर 99 पे। तो मेरा ये हमेशा रहता है, जितनी बार मैं रिवीजन करूंगा उतना मेरे को रट जाएगा। आप देखोगे मेरे को कई बार ना, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मेरे को उसके आंसर भी याद है। जैसे क्वांट में था हमारा मनी रिटर्न, उसका आंसर 13.886 आया था। ऐसे ही हमने किया था टाइम पीरियड, उसका 15.84 आया था, क्योंकि मैंने उसे मल्टीपल टाइम गो थ्रू करा हुआ है। तो मुझे याद हो गया उसका आंसर। ठीक है, दो सब्जेक्ट से डे करवा दो भाई तो मुझे गाली खिलवाएगा। बुलेट और बलून एक ही बात है, एक ही है, जिसमें सारा पार वैल्यू पे हो रहा था एट मेच्योरिटी। जैसा ना कि गोली मार दी, सारा प्रिंसिपल एंड में पे। सिमिलरली बलून फोड़ दिया, सारा प्रिंसिपल लास्ट में पे। बुलेट और बैलून एक ही है, जिसमें सारा का सारा मतलब कि $1000 एंड में पे होगा 5 साल बाद। स्टार्टिंग में खाली ब्याज जाएगा, एंड में जाएगा पार वैल्यू। और भाई अभी तो आपकी चल रही है वेकेशन, मेरा तो चल रहा है ऐसी ऐसी। क्या मतलब? ऑल्टरनेट कैसे? अभी तो हमारी क्लासेस 5 दिन हो गई हैं, तो और कैसे करूंगा? और पता क्या होता है, मैं तो करवा दूंगा एक बारी को, मेरे में तो स्टेमिना है फिलहाल। आज मतलब आजकल नहीं है, आजकल नहीं है, लेकिन वैसे रहता है। पढ़ाने का तो रहता है मेरे पास, लेकिन
तुम लोग वहां पे एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको रीडिंग भी करनी है, आपको वीडियो भी दोबारा देखनी है, आपको क्वेश्चन भी दोबारा करने हैं। नहीं, अबे नहीं, उसमें फंस जाएगा, मान जा उसमें। मे बी शायद आप कर पाओ कॉप अप, बाकी नहीं कर पाएंगे, और टीम भी नहीं मानेगी उस चीज के लिए। मैं तो छोड़ो, मैं तो एक बार को फिर भी मान जाऊंगा यहाँ पे। व्हाट स्टेप, हाँ अब पूछ यश, मुझे यश ने व्हाट्सएप करा था। हाँ, व्हाट स्टेप डू यू फॉलो इन सीएफए? देखो यश, अगर मुझसे पूछेगा पढ़ने का जो तरीका है, भाई पहले तो आपको एक बार ये वाली वीडियो देखनी है हमारी, ठीक है? पहले वीडियो देखना है ताकि जो कॉन्सेप्ट आपने अभी समझे हैं वो हल्का सा आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है? फिर आपने बुक से आपने रीडिंग करी, बुक से रीडिंग बहुत जरूरी है। कई ये गलती मत करना कि वीडियो देख के खाली आपका काम हो गया, नहीं, ठीक है? तो आपने बुक से रीडिंग करी, ठीक है? करिकुलम या हमारी वाली वो आपकी मर्जी है, सॉरी श्वेजर या हमारी वाली वो आपकी मर्जी है। करिकुलम से नहीं पढ़ना फिलहाल, मैं एडवाइस नहीं करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है? मेरी तरफ से मना रहेगा करिकुलम, ठीक है? मैं खाली बोलता कि उसके कि खाली उसके क्वेश्चंस करने, वो भी बाद में, अभी नहीं, ठीक है? पहले वीडियो, फिर क्वेश्चंस, फिर रीडिंग, और फिर क्वेश्चंस करने हैं आपको डीपीपी के यहाँ पे, ठीक है? तो ये आपको स्टेप फॉलो करना है, फिलहाल के लिए यही फॉलो करो, ठीक है? क्वेश्चंस में जो गलतियां होती है उसको बुक में बगल में लिख लिया। ग्रीन बॉन्ड बता रहा हूं भैया, एक बार सुभाष सिंह को दिखा दियो यहाँ पे, दोनों वैसे ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं यार, ठीक है? एक बार मुझे दिखा देना एक बार यार। अतुल, नवंबर एग्जाम के लिए कोर्स को ना ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने पहले खत्म कर देना, 2 महीने पहले तो कर देना अपने साइड से, नॉट मेरा, अपनी साइड से 2 महीने पहले खत्म कर देना। लास्ट के फिर लास्ट के 30 दिन, मतलब जैसे कि सपोज आपने कोर्स खत्म कर दिया अक्टूबर 1 तक, और लेट्स से कि आपका एग्जाम है नवंबर में आपका, तो आपने 15 सितंबर तक पूरा कोर्स खत्म कर दिया, एंड लेट्स से कि आपका एग्जाम है 15 नवंबर को, तो एक महीना 15 सितंबर से 15 अक्टूबर रिवाइज करा एक बार, फिर 15 अक्टूबर से लेके फिर आपने 30 मतलब कि नेक्स्ट 15 डेज में दोबारा रिवाइज करा, वो करने के बाद मॉक दे दिया सीएफए का ऑफिशियल, सीएफए लेवल 1 का जो फ्री मॉक है वो वाला दे दिया। फिर फिर स्टार्ट हो गया आपका लास्ट महीना नवंबर का, एंड लेट्स से कि आपका एग्जाम 15 को है, तो 1 से 8 तक आपने दोबारा रिवाइज करा, ठीक है? फिर आपने मॉक दिया, फिर आपने 9 से 12 दोबारा रिवाइज करा, और फिर एक मॉक दिया। तो ये मैं आपको करूंगा सजेस्ट कि अगर आप ध्यान से देखो, पहला रिवीजन 30 डेज, सेकेंड 15, थर्ड 7, फोर्थ 3, और अगर फिफ्थ में पूरा रिवीजन 1 डे में, 1 डे में पूरा रिवीजन, या फिर मैक्सिमम 1.5 दिन में। ये मैं फॉलो करता था। जैसे मैंने लेवल 3 का मैंने ऐसे किया था, मतलब कि मैंने 3 बार रिवाइज किया था, और लिटरली मेरे को पूरा याद था, कि मुझे पूरी लाइन दिख रही थी कि उसमें ये लिखा हुआ था, उसमें ये लिखा हुआ था। तो मल्टीपल रिवीजन से ये आपको फायदा मिलेगा, मॉक से यू विल गेट द स्ट्रेटेजी कि कैसे एग्जाम को अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितना घुमा के आते हैं, यू विल गेट सम आइडिया कितना कितना लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, सब चीजें। हाँ कोई बात नहीं है, तो मैं तो जस्ट खाली शेयर कर रहा हूँ, मतलब देखो सेम चीज आपके लिए भी तो होगी फ्यूचर में, जो मैंने अभी बातें बताई है ना, वो सेम चीज आपके लिए भी होगी जब आप करोगे। हाँ, जो भी आपका रहेगा सजेस्ट, जो भी आपको बोला गया वो करेंगे डिलीवर, डोंट वरी। ठीक है, आज के लिए इतना रखें यहाँ पे, टिप्स फॉर 12th पास स्टूडेंट्स। आप फिर गुस्सा हो जाएगा हाँ? ठीक है, कि मेरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। कुछ नहीं है, सेम चीज है यार, सेम चीज है। एक मैं जैसे पहले भी मैं बोल रहा था कि जो कुछ बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करो, मैंने उस दिन बोली थी स्टॉक मार्केट विजर्ड है, ठीक है? वो पढ़ो, वो तुम्हारे कोर्स से अलाइन है, ठीक है? तो न्यूज़ वगैरह पढ़ो, तो वहां से भी आपको आप फिर लिंक कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है?
चलो मिलते हैं गाइस, कल कल मिलते हैं। अच्छा एक चीज और मुझे बतानी है यश, एवरीवन, कि जो आपके डाउट्स आते हैं जब आप क्वेश्चंस करते हो डीपीपी के, तो वहां पे शायद कुछ ऑप्शन वगैरह है कि जहां पे आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस के डीपीपी वीडियो भी बनाती है, कुछ उसके वीडियो बनाती है। अतलदीप, टिप्स फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। यार पता है क्या होता है, आपको ना टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, सिंस यू आर वर्किंग। सो इस केस में मुझे पता है कि टाइम का आपको कुछ इशू रहेगा। तो पता है क्या, मैं तो जैसे कि जब मैंने लेवल 3 करा था, लेवल 1 और 2 पे तो मैं पढ़ रहा था, तो मेरे पास पूरा टाइम था लास्ट में। लेवल 3 के टाइम पे आई वाज वर्किंग। तो जो मैं टिप दूंगा कि एक तो जॉब पे मत बताना कि लेवल की सीएफए कर रहे हो, वरना शायद वरना शायद आपको छुट्टी ना मिले। छुट्टी दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, लास्ट का 2 हफ्ता छुट्टी ले लेना, और मिनिमम। और जब भी आप ट्रेवल कर रहे हो आते जाते ट्राई करो कि या तो वीडियो देख ली या फिर रीडिंग कर लिया। ठीक है, क्योंकि टाइम का आपको बहुत इशू रहेगा कि आप जॉब भी करते हो फिर आके पढ़ते हो। अभी पूरा आप थक जाओगे, खाना खाओगे, फिर आप सो जाओगे, क्योंकि सुबह आपको दोबारा ऑफिस पे जाना है। तो ये हल्का सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यार थोड़ा स्ट्रगल रहती है, वीकेंड्स को अच्छा यूज करना। टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं खुद खुद मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, ये सब चीजें। हाँ सजल, एक्चुअली क्या होता है, ही कैन गिव हिज एग्जाम इन नेक्स्ट ईयर अगस्त। अरे